गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे बेसिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट डे से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटर कर जाएंगे। हमने अभी तक बेसिक्स में क्या पढ़ा है एक बार मैं समझाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा, आपसे आंसर देखता हूँ आप क्या देते हो। उसके बाद हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। हमने लास्ट क्लास जो मेजर डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कौन सी एंटिटीज को अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने अपने पूरे डिस्कशन को पहले दो भाग में बांटा, कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज में हमने बांटा इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बांटा एसएमसी, नॉन एसएमसी। थोड़ा सा ऐसे याद रखोगे ना चीजें इजी रहेंगी। कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर सबसे पहले चेक करना है इस पर इंड एस अप्लाई करेगा या एएस। अगर एएस अप्लाई करेगा तो फिर चेक करना है ये एसएमसी में जाएगा या नॉन एसएमसी, क्योंकि नॉन एसएमसी को सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, नो एग्जेम्पशन नो रिलैक्सेशन। और अगर एसएमसी है तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशंस वगैरह आपको मिलेंगे, जहां पर आप थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने बड़े एंटिटी नहीं है, सारा कंप्लायंसेस नहीं कर पाएंगे, तो आप वहां पर रिलीफ फील करेंगे। इसके बाद नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में हम लोग आए। मैंने बोला नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इंड एस फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ क्या फॉलो करता है, एएस। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस विद एएस 4 लेवल पे बांटे गए, लेवल 1 2 3 4। 1 हो गया सबसे बड़ा, 2 बड़ा, 3 मीडियम और एकदम हो गया सबसे छोटा लास्ट वाला। सबसे बड़ा वाला क्राइटेरिया हमने देखा था सेम जो नॉन एसएमसी का क्राइटेरिया था। उसके बाद लेवल 2 3 और 4 पर बात किए थे। लेवल 1 को कोई एग्जेम्पशन नहीं, 2 को थोड़े, 3 को थोड़े और 4 को सबसे ज्यादा। हमने ये बात किया था कि अगर कोई एंटिटी एसएमसी से नॉन एसएमसी हो जाए, यानी छोटी एंटिटी बड़ी हो जाए आगे जाकर, तो फिर क्या करना है, तो हमने बोला रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली अप्लाई करने लग जाएंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर। बट अगर कोई बड़ी एंटिटी छोटी में हो जाए, यानी टर्नओवर कम हो जाए, बोरोइंग कम हो जाए, तो क्या होगा, मैंने बोला जब तक 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपकी वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी तब तक आपको रिलैक्सेशंस नहीं मिलेंगे। यानी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई इमीडिएटली होता है, बट रिलैक्सेशन मिलने के लिए पहले 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपको उस कैटेगरी में रहना पड़ेगा। तो अगर आप लेवल 2 से लेवल 1 में आ रहे हो, लेवल 2 से लेवल 1 छोटे से बड़े में, तो रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली अप्लाई होगा। बट लेवल 1 से अगर लेवल 2 में जा रहे हो, बड़े से छोटे में, तो पहले आपको 2 कंसेक्यूटिव ईयर लेवल 2 होने का आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर 3rd ईयर से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो लेवल 1 से 2 हो गया बड़ा से छोटा, और लेवल 2 से 1 हो गया छोटे से बड़ा। रिलैक्सेशन अप्लाइज इमीडिएटली, सॉरी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई इमीडिएटली, बट रिलैक्सेशन मिलेगा जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब हम लोग ना कंडीशन पढ़े थे कि कैसे आप सेग्रीगेट करोगे, क्लासिफाई करोगे एसएमसी नॉन एसएमसी, लेवल 1 2 3 4। पहले एसएमसी नॉन एसएमसी। लॉ ने एसएमसी को डिफाइन किया, बोला एसएमसी वो कंपनी है जो इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। 5 कंडीशन को, 5 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन था नॉट लिस्टेड एंड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, नॉट अ बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 टर्नओवर कितना, 250 करोड़ से कम इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर का, लास्ट ईयर का 250 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। बोरोइंग लास्ट ईयर का 50 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए एट एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर में कोई भी समय 50 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वो किसी नॉन एसएमसी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब आप एसएमसी है। रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, कम से कम लोगों को यहां लाना चाहता है, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में एंड लगा के बोला 5 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर इन 5 में कोई भी एक कंडीशन भी नहीं कर पाए फुलफिल, कोई भी एक, तो फिर आप नॉन एसएमसी बन जाएंगे, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। नॉन एसएमसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो लाना चाहते हैं, यानी वो कंडीशन ऐसी बनाएंगे कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर आ जाए। तो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है, हम लोगों को नॉन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन चाहिए, तो हमने और लगा दिया कि इन 5 में कोई भी अगर आपका फुलफिल नहीं हुआ तो आप नॉन एसएमसी माने जाएंगे, आपको एसएमसी का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। जब हम लोग लेवल 1 2 3 4 पढ़ रहे थे तो लेवल 1 का डेफिनेशन बिल्कुल सेम था, नॉट लिस्टेड, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग,
बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल बिजनेस, इंस्टीट्यूशन का बिजनेस नहीं करता। टर्नओवर इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। बोरोइंग 50 करोड़ को एक्सीड नहीं करता एट एनी टाइम, और किसी लेवल 1 एंटिटी का होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं है। अब ये पांचों में और है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर आप बन जाएंगे लेवल 1। अगर आप किसी लेवल 1 के होल्डिंग सब्सिडरी हुए तो आप लेवल 1। अगर आपका लास्ट ईयर का बोरोइंग 50 को एक्सीड किया तो आप लेवल 1। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 250 करोड़ एक्सीड किया तो आप लेवल 1। इस तरीके से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप लेवल 1 में आ जाएंगे। अगर आप लेवल 1 नहीं हो तो नेक्स्ट लेवल होता है लेवल 2। लेवल 2 का डेफिनेशन दिया गया, सबसे पहले लेवल 1 नहीं होना चाहिए, प्लस इसके बाद एंड आपका लास्ट ईयर का बोरोइंग टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो, या फिर आपका लास्ट ईयर का बोरोइंग 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो, या फिर आप किसी लेवल 2 एंटिटी के होल्डिंग सब्सिडरी हो, तो फिर आप लेवल 2 माने जाओगे। लेवल 3 में गए, बोले लेवल 1 और लेवल 2 नहीं होना चाहिए, एंड आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ 10 करोड़ को एक्सीड करे, या फिर बोरोइंग आपका 2 करोड़ को एक्सीड करे, या आप किसी लेवल 3 की होल्डिंग सब्सिडरी हो तो आप लेवल 3 माने जाओगे। तीनों में कोई भी सेटिस्फाई हो चलेगा। और जो लेवल 1, 2, 3 तीनों में नहीं आया फिर वो कहां चला जाएगा? लेवल 4 में। पहले बोलिए यहां तक बात क्लियर है क्या? पक्का? मैंने आपको बोला था आपको क्राइटेरियाज पता होनी चाहिए। जो नीचे है ना, कौन सा एएस करेगा अप्लाई, कौन सा नहीं करेगा, वो याद करने का दरकार। डोंट लर्न ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ अगर लेवल 2 है तो कौन सा एएस नहीं लगेगा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। आप अगर जनरली देखना चाहो तो एक बार एग्जाम से पहले घुमा लेना, लर्न करने का दरकार नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। ये डिस्कशन के साथ देख अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितनी चीजें तुमको सिखा दी। नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? मैंने बोला स्टैंडर्डाइज ए सोल्यूशन टू वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम। नंबर 2 हमने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या इश्यूज कवर करते हैं। हमने बात की थी RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। फिर बात किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का एडवांटेज क्या हुआ। मैंने बोला डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बंद हो गई, कंपैरेबिलिटी इनहैंस हुआ, डिस्क्लोजर इनहैंस हुए तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कुछ लिमिटेशंस भी बताए गए, जो मैंने बोले कुछ भी कर लो कोई ना कोई तो खफा होगा ही। जैसे बोला रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट चॉइसेस लेने में प्रॉब्लम्स होता है कि डिफरेंट चॉइसेस में हम कौन सा अप्लाई करें, तो वो मिस्टेक्स होते हैं, हमसे गलतियां होती है, तो ये हम लोगों को डिसएडवांटेज लगता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन एंटिटीज को अप्लाई करता है। मैंने पहले ब्रॉड में समझाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी एंटिटीज अप्लाई करेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, अगर उनका यहां कोई कमर्शियल, बिजनेस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है तो। अगर आप पूरा का पूरा नॉन कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, 1% कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तब आपको अप्लाई करने का दरकार, बट अदरवाइज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करके अकाउंटिंग करनी चाहिए। फिर हमने 2 पार्ट में बांटा, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, एंड उसके ऊपर बात की। एक बात बताना, कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नॉन कॉर्पोरेट के लिए इशू कौन करेगा? ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा कौन? ICAI का ASB बनाएगा। कंपनीज के लिए जब बनाएगा तो उसको नाफरा के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। ये सब बात हमने अभी तक कर ली, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में होता क्या है वो धीरे धीरे समझने लगे। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज के दिन एग्जिस्टेंट है? 27। आपके सिलेबस में कितने हैं? ऑल 27। ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को पढ़ने हैं। यहां तक ठीक? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्कशन हो गया। अब मैं पहले नेक्स्ट डिस्कशन में जाऊंगा, विच इज डिस्कशन ऑन इंड AS। अभी तक इंड AS के लिए मैंने सिर्फ इतना ही बताया है, बड़ी कंपनीज अगर होंगी, बड़ी कंपनीज, तो उनको इंड AS फॉलो करना पड़ेगा। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने वाले थे वो फॉलो नहीं करेंगे। ये एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में लाया गया है, पर्टिकुलरली फॉर बड़ी कंपनी जिनका बड़ा बिजनेस है, सो दैट वो स्टेक होल्डर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अभी हम लोग डिटेल्ड में थोड़ा इंड AS के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे, सो दैट इंड AS भी क्या होता है वो आपको बैकग्राउंड क्लियर हो। वैसे हमारे सिलेबस में इंड AS है नहीं, इंड AS फाइनल के सिलेबस में है। हमें सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ के रखना है, इंड AS क्या होता है, गवर्नमेंट ने इंड AS कैसे कैसे लागू किया इंडिया में, वो बेसिक नॉलेज हम लोगों को बस होनी चाहिए। तो हमारे सिलेबस में इंड AS सिर्फ ब्रीफ बैकग्राउंड है और कुछ नहीं है।
जो इंड एस पढ़ना है वो इंड एस फाइनल में पढ़ना है। फाइनल में ऑलमोस्ट आप समझिए सारे के सारे इंड एस हमारे सिलेबस में रहेंगे। 35 इंड एस सिलेबस में, टोटल 39 इंड एस है। तो मतलब सारे के सारे इंड एस हम लोगों को फाइनल में पढ़ने पड़ेंगे। बट इंटर आपका बेस बनाएगा। जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख जाएंगे, अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे, तो फाइनल का इंड एस आपको ऐसा लगेगा बस बेस के ऊपर पॉलिश कर रहे हैं अपने आप को, कि हमको पता है होता क्या है। अब इंड एस के प्रोविजन सीख रहे हैं ताकि हम अपने आप को पॉलिश करके और अच्छी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशंस कर सके। तो जितना इंटर में अच्छे से पढ़ोगे उतना फाइनल में तुमको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अभी भी जब मैं फाइनल का बैच पढ़ा रहा हूं, जब कोई ऐसा एएस होता है, इंड एस होता है जो इंटर में था, मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि तुम लोग के पास समरी बुक होगी इंटर की, एक बार खाली रिवाइज करके आना। जब रिवाइज करके आके वो फाइनल का पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ थोड़े थोड़े नए पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना है। तो इससे बहुत हेल्प होता है कनेक्ट बनाने में। फाउंडेशन में कोई पढ़ा हुआ चीज़ अगर इंटर में कनेक्ट बनाओगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरे को भी पता है। इंटर का पढ़ा हुआ चीज़ फाइनल में कनेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ थोड़ा फ्रेंडलीनेस आएगा कि हाँ ये सब सुना हुआ है, बस अब थोड़ा पॉलिश करना है। तो थोड़ा सा अपने अच्छे से पढ़ेंगे तो फाइनल लेवल के लिए बहुत फायदा होगा। सिलेबस अब ऐसा बनाया गया है, फाउंडेशन में तुमको एकदम तगड़ा सिलेबस दिया, इंटर में तगड़ा सिलेबस दिया। जितना तगड़ा फाउंडेशन इंटर हो जाएगा तो फाइनल अपने आप ईजी हो जाएगा। यानी फाइनल तुमको ज्यादा टफ नहीं लगेगा क्योंकि तुमको ऑलरेडी वो सब पहले से पता है। अब इंड एस पे चर्चा शुरू करते हैं। मेरी बात पहले सुन ले, समझ लेंगे, फिर हम लोग रीडिंग में जाएंगे। लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। जो पहली 2 बुक मेरे को आपको देनी है, जो मैं स्टे अहेड बैच में आपके साथ लेकर चलूंगा, वो 2 बुक्स अवेलेबल हो गई है। जो बच्चे क्लासरूम में अभी तक नहीं लिए वो ले लीजिएगा। आज की क्लास के बाद दोनों बुक नीचे मिल जाएगी आपको 3rd फ्लोर में। जो बच्चे घर से क्लासेस कर रहे हैं, कैलकाटा में है तो आके लेना है, और बाहर है तो एक बार टीम से बात कर लीजिए, आपको वो निकल गया होगा, पार्सल मिल जाएगा आपको 2-3 दिन में। डन। तब तक PDF दिया हुआ, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं डिस्कशन चलता हूं, मेरा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन इंड एस। पहले मेरे को बता, जब मैं इंड एस का डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ कौन सी एंटिटीज पर बात करूंगा? कॉर्पोरेट एंटिटीज। यानी इंड एस तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को लगता ही नहीं है। तो यहां पे अब मेरे को मत पूछना सर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को इंड एस फॉलो करना है क्या, क्योंकि उनके ऊपर तो लागू हो ही नहीं सकता। तो मैं जब भी इंड एस की बात करूंगा मैं सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करूंगा। इंड एस है क्या? इंडिया में जो अभी हम लोग इंटर लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले, इनको हम लोग बोलते हैं पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये करीब 1990 के दशक में आए थे। 1995 1996 में एक एक करके इंट्रोडक्शन सबका शुरू हुआ था। आप जानते होंगे 1991 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप लिया था जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का स्टेप इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने कि 1991 के बाद इंडिया के जो गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को ओपन कर दिया था फॉर वर्ल्ड मार्केट, कि कोई भी आके इंडिया में धंधा कर सकता है और इंडिया भी कहीं पर भी जाके धंधा कर सकता है। हमने UN की मेंबरशिप ली, WTO की मेंबरशिप ली, ये सारी की मेंबरशिप लेके हमारे कंट्री को खोला फॉर ट्रेड एंड बिजनेस पर्पस थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि आपने सुना होगा कि इंडिया के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज था उसमें 10 दिन 15 दिन का काम चलता, उसके बाद इंडिया हो सकता है डेट रिडन हो जाता, जैसे अभी श्रीलंका है, पाकिस्तान है, जैसे अभी उनका हालत है। इंडिया का 1991 में वैसा हालत हो गया था एक बार। तो उस समय इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा ताकि UN की मेंबरशिप मिले। UN की मेंबरशिप मिली तो लोन वगैरह हमारे पास आया, WTO से फंड्स आए, जिससे इंडिया को वापस खड़ा किया गया। और आज जो इंडिया है वो हम लोग सब जानते हैं इंडिया किस लेवल पे है। तो 1990 के दशक में इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पहले अडॉप्ट किया गया, लाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में। जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1990 में आए थे, उस समय ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS को देखकर ही बनाए गए थे। उस समय जो IFRS चल रहा था वर्ल्ड में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको सिंपल बोलूं तो वर्ल्ड में मेजॉरिटी कंट्रीज में चलने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूरोप जो बेल्ट है, यूरोप सबसे बड़ा अगर कोई इकोनॉमी वाइज देश मतलब कंटिनेंट है तो वो यूरोप है। तो यूरोप के सारे देशेस और बहुत सारे वर्ल्ड के दूसरे देश भी IFRS फॉलो करते हैं। तो ये IFRS जो वर्ल्ड ओवर चलता था उसको देखकर हमने अपना इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया। बट क्या हुआ, वर्ल्ड तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस वगैरह सब बहुत जोर से चल रहा था। इंडिया का डेवलपमेंट उतना जोर नहीं था उस दशक में। उस दशक में क्या 2010-11 तक हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट ही देख रहे थे। इसके बाद अब जो ग्रोथ आया है वो ग्रोथ हमारे 10-15 साल पहले नहीं था।
तो क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया आईएफआरएस में बहुत अमेंडमेंट्स आते गए, सो दैट जो नए नए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो नए नए ट्रांजैक्शंस को भी कवर करके उनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके लिए अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा सके। बट क्योंकि इंडिया में उतना मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस में अमेंडमेंट आने के बावजूद भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे। यानी हमारे कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, अभी भी जो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने प्रिंसिपल्स पर बने हुए हैं, जो शायद आज के दिन में रेलिवेंट नहीं है, या रेलिवेंट है तो उससे और भी बहुत सारी बातें हैं जो रेलिवेंट है, जिनको ये कैप्चर नहीं करते। आज के दिन धंधा पूरा ही अलग तरीके से होता है। पहले धंधा अलग तरीके से होता था, अब धंधा अलग तरीके से होता है। अगर धंधे का तरीका चेंज हो गया तो अकाउंटिंग में भी नए नए रेगुलर चेंजेस आएंगे। अगर नहीं आ रहे मतलब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैटिक हो गए और वो नए चीजों को अडॉप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब क्या हो रहा था, आईएफआरएस तो एक तेजी से अमेंड होते चले जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उतना रैपिडली चेंज नहीं कर रही थी। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बने थे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हम उनको लेके आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जब इंडिया थोड़ा बड़ा होने लग गया, इंडिया में दूसरे कंट्रीज आने लग गए, दूसरे कंट्रीज के बिजनेसमैन आने लग गए, इंडिया में धंधा बड़ा होने लग गया, इंडियन कंपनी बाहर जाके धंधा करना शुरू की। एक प्रॉब्लम फेस किया सबने कि जो इंडिया में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हैं। तो जब बाहर के देश इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में दो होता है। एक तो होता है ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम। हर जगह लाइसेंसेस, हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह पैसा खिलाओ, घूस खिलाओ, नहीं तो काम नहीं होगा। एक प्रॉब्लम वो फेस किया। दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, हम इंडियन कंपनी में पैसा तो लगा देंगे, बट ये जो हमको बैलेंस शीट पीएल बनाकर देगा, वो बैलेंस शीट पीएल में इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी, तो क्या मैं अपने पैसों का सही डिसीजन ले पाऊंगा? तो उनके पैसे डूब जा रहे थे। दो उन्होंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, उनको लगा था कंपनी अच्छी है। तो एक वांट आया, एक नीड आया पूरे वर्ल्ड में। तब इंडिया को बोला गया, इंडिया आप लोगों को अब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपडेट करने के लिए जो अभी रिसेंट आईएफआरएस चल रहे हैं, जो अपडेटेड आईएफआरएस चल रहे हैं, इनको आप लोग अडॉप्ट कीजिए, इनको आप भी यूज कीजिए, ताकि वर्ल्ड ओवर सारे जो कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक रूल से बने, सो दैट इंडिया में हम लोग पैसा लगा सके। नहीं तो इंडिया का जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, हम पैसा लगाएंगे नहीं। अब जब ये प्रेशर इंडिया पे बनने लग गया, यूएन की मीटिंग्स में प्रेशर बनने लग गया, डब्ल्यूटीओ में प्रेशर बनने लग गया, ये जो समिट्स होते हैं समिट्स में प्रेशर बनने लग गया, तो इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लास्ट में ये आईएफआरएस जो चल रहा है वर्ल्ड में, उसको इंडिया में लाना ही पड़ा। बट इंडियन गवर्नमेंट भी बोली कि हम आईएफआरएस एकदम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके अडॉप्ट नहीं कर लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो आपका आईएफआरएस है वही हम यूज करेंगे, तो क्योंकि वो लोग जब जब चेंज लाएंगे तब हमको यहां पर भी सारा चेंज करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट बोली, सर हमारे यहाँ थोड़ा धीरे सुस्ते से ही चीज होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना रोबस्ट हुआ नहीं है, उतने सारे प्रोफेशनल्स हमारी कंट्री में नहीं है कि वो इतना बड़ा काम काज को फटाफट कन्वर्ट, फटाफट अमेंडमेंट्स को ग्रैब कर सके, उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज कर सके। बोला हम आईएफआरएस लाएंगे तो सही, बट हम आईएफआरएस को अपनी तरीके से कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज करना मतलब हम आईएफआरएस को फॉलो करेंगे, बट अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करके। मतलब बेस आईएफआरएस ही रहेगा, सब कुछ आईएफआरएस के बेसिस पे ही होगा, बट हम एकदम अडॉप्ट या एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करना चाहेंगे। और ये जो हमने आईएफआरएस को कन्वर्ज करके थोड़ा मॉडिफाई करके इंडिया में नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया, इसी को बोला गया इंड एएस। शॉर्ट में बोलते हैं इंड एएस, फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बनाए सो दैट आज के दिन जो करंट आईएफआरएस चल रहे हैं उनके बेस पे ही हमारे इंडिया में भी अकाउंटिंग हो सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके। सर ये इंड एएस बनाने से क्या फायदा हुआ? एक तो अपडेटेड स्टैंडर्ड होने से जितने भी अपडेटेड ट्रांजैक्शन, नए टाइप के ट्रांजैक्शन है, उन सारे की अकाउंटिंग रिपोर्टिंग कवर हो गई। तो अब इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि हर एंटिटी अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगी, जो लिखा हुआ है इंड एएस में उसी को फॉलो करके अकाउंटिंग करना है, क्योंकि यहाँ सारे ट्रांजैक्शन को हमने इंक्लूड कर दिया। दूसरा, इंड एएस वगैरह जो बने हुए हैं ना, वो बहुत हद तक सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करते हैं।
हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है अगर कोई ट्रांजैक्शन दिखने में और उसका रियल सच्चाई में डिफरेंस हो, ट्रांजैक्शन दिख कुछ और रहा है बट हो कुछ और रहा है, जब भी अकाउंटिंग होगी तो सब्सटेंस के हिसाब से होगी, यानी जो एक्चुअल रियलिटी है उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इंड एस बने हुए हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बने हुए थे बट उनमें टाइम टू टाइम जो चेंजेस करने थे वो हमने किए नहीं, तो धीरे धीरे जो सब्सटेंस आना चाहिए था, रियलिटी दिखना चाहिए था, वो रियलिटी दिखना कम हो गया। तो इंड एस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म को बहुत इज्जत दिया गया, इंड एस में फेयर वैल्यू को बहुत इज्जत दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे बने हुए हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, जो हर चीज को कॉस्ट पे दिखाने की बात करते हैं, बट इंड एस बोलता है नहीं, चीजों को फेयर वैल्यू पे दिखाइए सो दैट उनकी आज की वैल्यू आपको आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे सके। इंड एस में इनहैंस्ड डिस्क्लोजर्स हुए और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई सो दैट कोई भी चीज छुपाई ना जा सके, हर चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जा सके। इससे क्या हुआ, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेरेबिलिटी बढ़ा, हम लोग वर्ल्ड ओवर एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होने के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ा कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, हम लोगों को और कुछ सोचने का दरकार नहीं है। ये सारी चीजें बढ़ने से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में वो ग्रो करेगा और इंडियन कंपनीज भी बाहर जाके धंधा कर पाएगी, वहां पे पैसा उठा पाएगी, क्योंकि लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एकदम ट्रू एंड फेयर है। और इसी के लिए इंड एस को इंडिया में लाया गया। इंड एस का अगर शॉर्ट डेफिनेशन बोलूं, दे आर IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर डेवलप्ड इन इंडिया सो दैट इंडियन कंपनीज फॉलो करके वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एट पार रखा जा सके। इतना हद तक हमने कन्वर्ज किया कि इंड एस का जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग वो भी एकदम जैसा नंबरिंग IFRS में है उसी को हमने उठाया। अगर मेरा पहले IFRS दो पार्ट में होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पुराने IFRS को बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद हम लोग जो वर्ल्ड में डेवलप हुआ उनको बोलना शुरू किया IFRS। तो अगर इन्वेंट्री का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, हमने जब इंड एस बनाया तो इन्वेंट्री का इंड एस 2 कर दिया। अगर बाहर में एट इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का IAS 10 है, हमने जब यहां पे बनाया तो इंड एस 10 बनाया इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर वहां बाहर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 है इकोनॉमिक एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, यहां पे भी हमने इंड एस 19 बना दिया एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। इससे क्या होगा, अगर कोई बाहर वाला आदमी भी इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है और वो कोई चीज का रेफरेंस लेना चाहता है कि लॉ क्या बोलता है, AS क्या बोलता है, तो उसको ना इंड एस पढ़ने का जरूरत नहीं, वो अपने उस IFRS में जाएगा, IFRS में जाके रेलिवेंट चीज पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना हुआ है। तो सर क्या IFRS और इंड एस में कोई डिफरेंस नहीं है? थोड़े बहुत डिफरेंसेस है बट बहुत बहुत माइनर है। मेजर तरीके से हमने IFRS को ही अडॉप्ट किया है, नहीं तो फिर वही घोड़ा वही मैदान हो जाता। अगर पूरा ही चेंज कर देते तो फिर हमारे पुराने एस क्या खराब थे, वही चला लेते। हमको तो यह करना था कि वर्ल्ड ओवर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, इंडिया में भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किए जाए, जिसके कारण हमने IFRS को यूज करना चालू कर दिया। IFRS को अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि फिर IFRS जब भी चेंज होते हमको बार बार इंडिया में चीजों को चेंज करना पड़ता। हमने बोला हम आपका रूल नहीं मानेंगे, हम उसी रूल को इंडिया में अपने हिसाब से बना के यूज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैक्सिमम चीज सेम रखेंगे, हम चेंजेस बहुत ही लिमिटेड करेंगे। और वो लिमिटेड चेंजेस शायद इंडिया में जो एंटिटीज ऑपरेट करेगी, जिस तरीके से वो काम करेंगी उनके लिए जरूरी है, इसीलिए करेंगे, नहीं तो हम चेंजेस भी नहीं करेंगे। इन IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोला गया, बोलिए क्या बोला गया? इंड एस। बोलिए IFRS लाने का जरूरत क्या था? ये समझ में आया? प्रेशर था वर्ल्ड इकोनॉमी से, पूरे वर्ल्ड ओवर से इंडिया के ऊपर प्रेशर था। और हम लोग जानते हैं इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। कोई भी कंपनी का पहला धंधा खुलेगा वर्ल्ड में तो वो सोचेगा पहले इंडियन मार्केट को कैसे कैप्चर करें। आज वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में धंधा नहीं करती है, क्योंकि वो जानते हैं इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। अगर ये मार्केट छूट गया तो बहुत बड़ा टर्नओवर छूट जाएगा। इसीलिए तो हर एक कंपनी इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग भी खोल रही है। पहले तो मोदी जी बोले ठीक है लाओ धंधा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धंधे से कस्टम वस्टम कमाया। अब बोला सिर्फ कस्टम कमा के मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग को इंडिया में धंधा करना है तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना होगा।
अब मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो जीएसटी जीएसटी सब लेंगे उन लोग से। आप देखिए लैपटॉप वगैरह चाइना से जितने आते थे बैंड कर दिए उन्होंने सब पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। बोला नहीं, इंडिया बाहर से नहीं आएंगे, चाइना से तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आपको डेल अगर काम करना है तो इंडिया में एक फैक्ट्री बनाइए, इंडिया में प्रोड्यूस कीजिए, इंडिया में बेचिए। मतलब मजा चाइना को मिल रहा है और खर्चा हमारा लग रहा है, ये नहीं होगा। हमको ही मजा मिलना चाहिए, हम ही खर्चा करेंगे, दोनों काम हम ही करेंगे। तो आप यहां आइए, हम आपको फैक्ट्री देंगे, हम आपको जगह देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। धंधा इंडिया में कीजिए, बनाइए इंडिया में, बेचिए इंडिया में। तो इससे कंज्यूमर हम लोग का फायदा होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगेगी नहीं। गवर्नमेंट का ये फायदा होगा, कंट्री डेवलप करेगा। क्योंकि अगर एक तो फैक्ट्री आएगा डेल जैसा लैपटॉप का, तो एक तो कितने लोग काम पर लगेंगे, वो एरिया का डेवलपमेंट होगा, नए नए इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गया है। ये सारा चीज इंडिया का डेवलप होगा जो नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाता अगर हम इन चीजों को इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अभी इंडिया ने प्रेशर बना रखा है वर्ल्ड में कि तुम लोग जो बोले हम माने, अब हमारे यहां धंधा करना है तो आओ खोल लो फैक्ट्री। एप्पल करेगा मैन्युफैक्चरिंग, सारे लैपटॉप्स वाले करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे देखेंगे आपको सबको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलना ही पड़ेगा। और क्यों ना खोले, जब यही माल बना के इजीली बिक जाएगा तो क्यों बाहर बाहर माल बना के इतना दूर लेके आए। यहां लाओ, यही बनाओ, यही बेचो। सर चाइना में क्यों जाता था? चाइना में लेबर बहुत सस्ता था, चाइना में दूसरी चीजें बहुत सस्ती थी। और जितना मतलब इंडिया में पहले ब्यूरोक्रेसी वगैरह का प्रॉब्लम था, चाइना में नहीं था। अब धीरे धीरे चाइना में प्रॉब्लम्स बढ़ गया, इंडिया में रिलैक्सेशन आ गया ये गवर्नमेंट आने के बाद। बोलता है आइए धंधा कीजिए, कुछ नहीं करना है, आप आइए धंधा कीजिए, जो करना है कीजिए, बस आप यहां पे ही बनाएंगे, आप बाहर बना के इंडिया में नहीं बेचेंगे। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। बट वो कंपनीज तभी आएंगी जब आपके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे। क्योंकि अगर आप काम करके रिपोर्टिंग सही से नहीं करेंगे तो नुकसान तो उनका हो जाएगा, पैसा लगाया हुआ का। तो उनको चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला आपको IFRS अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमने बोला देखो हम अडॉप्ट तो नहीं करेंगे बट हम कन्वर्ट जरूर करेंगे, उसको यूज करके हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए जरूर बनाएंगे सो दैट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट पार आ जाए। अब अगर तुमको मान लो वर्ल्ड ओवर 5 बड़ी कंपनी IT कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम इन्फोसिस TCS का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट एक रूल से ही बना हुआ है। वर्ल्ड में 2 बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चलता है वो है, एक है US GAAP जो यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर पावर है, ये तो एक वो अपना बना के रखा फॉलो करता है। एक IFRS, US GAAP और IFRS भी बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है। सबसे पहले IFRS आया यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, तो सबसे पहले चीजें डेवलप वहीं पर हुई। वहां से फिर US आया, US डेवलप होना चालू हुआ। अब US डेवलप के बाद अब इंडिया का टाइम आया तो इंडिया डेवलप हो रहा है। तो हम लोगों ने जो IFRS को फॉलो करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंड AS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इतनी बात सबको क्लियर हुई? एक बार पैरा 1 और 2 हम रीड कर सकते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS कन्वर्ट स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले यह ध्यान रखना है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट के लिए AS कौन इश्यू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI इन कंसल्टेशन विद। अब इस नाम को काटो तो ये बंद कर दिया गया है, इसकी जगह पता है कौन आ गया? नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब ये आ गया है। अब नाकाश नहीं है। पहले एक था नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कमिटी को डिसॉल्व कर दिया गया और नाफरा एजेंसी बनाया गया, अथॉरिटी बनाया गया जो ये सब चीज का देखरेख करेगा। तो अब हमारे लिए नाकास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाफरा इंपॉर्टेंट है। Ind AS are named and numbered in the same way as the corresponding international financial reporting standard। यानी इतने हद तक हमने छापा है कि तुम्हारा नंबर भी सेम ले लिया। यानी ऐसा भी नहीं कि चलो नंबरिंग अपने हिसाब से करते, नहीं, छापना है ना, सब ले लो। वो चाहता है ना हम उसको अडॉप्ट करें तो सब ले लो, उसका नंबर भी ले लो, सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसको पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेनिफिट्स का अकाउंटिंग देख रहा है, IFRS 19 देख लगता है, वो IFRS 19 की जगह Ind AS 19 देखेगा तो हमारा सब समझ में आ जाएगा। वैसे IFRS 19 और Ind AS 19 में लिमिटेड फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
वैसे ही हर इंडेक्स में एकदम लिमिटेड फर्क है, सो दैट हम लोग चीजों को इंडिया में अच्छे से अप्लाई कर सके। कोई बड़ा चौड़ा फर्क नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग पुरानी पोजीशन में नहीं जाना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि वर्ल्ड की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बने। स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल है हमारी अकाउंटिंग का। अगर हमारे रूल्स फॉलो करके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉप नॉच होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो फिर उसमें गलतियां होगी। अगर हमारे रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस टू इंड एस, क्या बेनिफिट हुआ? पहला, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। पहला पॉइंट ही ये शुरू किया था कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के दौर में हमको करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर की कंपनी इंडिया में और इंडियन कंपनी बाहर जाके धंधा नहीं कर पाएगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा बिकॉज ऑफ इनहैंस्ड डिस्क्लोजर। जितना ज्यादा डिस्क्लोजर करेंगे, इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट होंगे। लोगों से कोई चीज छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब उनको सीधा सीधा पता चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा बिकॉज ऑफ इनहैंस्ड डिस्क्लोजर। एंड लास्ट, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब कंपेरेबिलिटी सिर्फ इंडियन एंटिटीज के साथ नहीं, वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमसे कंपेयर कर लीजिए, हम लोग दोनों के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेम है। हम लोग सेम रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको किसी से भी कंपेयर करना है कर लीजिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेरेबिलिटी इनहैंस होगा। तो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इनहैंस हुआ, डिस्क्लोजर के लेवल इनहैंस हुए, कंपेरेबिलिटी इनहैंस हुआ। आप एक चीज लिख सकते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू इनहैंस हुआ बिकॉज ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, रिलायबिलिटी इनहैंस हुआ। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, हमारा क्या रे रितेश रिलायबल है, इसका मतलब क्या होता है? भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बट एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही हमारे इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिलायबल होंगे, क्योंकि हमने ट्रुथ को फॉलो किया है, हमने इकोनॉमिक रियलिटी को फॉलो किया है। रिलायबिलिटी का कारण है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे मैं अलग से चर्चा करूंगा आपके साथ, ये आएगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एक एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसको बोलते हैं। रितेश और हम एक दिन बैठे थे, धंधे की बात कर रहे थे। रितेश बोला, भैया धंधा चल तो अच्छा रहा है बट वर्किंग कैपिटल का कमी है, धंधे को चलाने के लिए पैसा नहीं है, भैया थोड़ा लोन वोन मिल जाता तो अच्छा होता। मैं अभी तुमको 2 मिनट पहले क्या बोला? रितेश रिलायबल नहीं है। तो अगर रितेश रिलायबल नहीं है तो लोन देने में डर लगेगा। अब देखो, मैं उसको लोन दे रहा हूं एक अलग तरीके से, तुमको दिखेगा नहीं लोन दे रहा हूं, बट मैं रियल में लोन दे रहा हूं। देखो कैसे। मैंने रितेश को बोला, रितेश तेरे पास तुम जो माल बेचता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन बेचता है, मैं बोला मेरे को 5 लाख रुपए का पेन तुम बेचेगा। क्या करेगा? 5 लाख का पेन बेचेगा। तो मेरे को वो क्या देगा? पेन देगा। मैं उसको क्या दूंगा? 5 लाख रुपया दूंगा। मैं बोला ये 5 लाख रुपया 1 महीना यूज कर, 1 महीने के बाद यही पेन मेरे से वापस खरीद लेना 5,05,000 रुपया में। ये 5,000 एक्स्ट्रा क्यों लिया मुझसे? 1 महीना ब्याज देंगे तो लोन में पैसा देंगे तो इंटरेस्ट तो लेंगे उससे। तो ऐसे तो दिख रहा है अगर हम लोगों ने परचेज सेल किया है ट्रांजैक्शन, बट रियलिटी में परचेज सेल हुआ ही नहीं है। ये तो लोन दिया है, इन्वेंट्री को गिरवी रखे। तुम इन्वेंट्री दे, हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 महीने बाद 5,05,000 रुपया देना, हम इन्वेंट्री वापस कर देंगे। ऐसे भी तो बोल सकते थे, बट हमको वैसे दिखाना नहीं था। हम चाहते थे वो नहीं दिखाए, हम अपना परचेज सेल दिखाएंगे। हमारा जो पीएल में परचेज सेल है, रेवेन्यू कॉस्ट से वो बढ़ेगा तो दिखेगा बहुत धंधा किया है हमने। एक्चुअली धंधा हुआ नहीं है यहाँ पे कोई। यहाँ पे तो सीधा आपने लोन दिया रितेश को 5 लाख, जो 5,000 इंटरेस्ट के साथ वो 1 महीने बाद आपको देगा। बट अगर कोई सिर्फ ट्रांजैक्शन के लीगल फॉर्म देखे तो बोलेगा 1 महीने पहले रितेश ने माल बेचा, रितेश सेल्स रिकॉर्ड करो, अविनाश परचेज रिकॉर्ड करो। 1 महीने बाद अविनाश ने रितेश को माल बेचा, अविनाश सेल्स रिकॉर्ड करो, रितेश परचेज रिकॉर्ड करो। अब हमारे पीएल में देखो क्या दिखेगा। अविनाश के पीएल में देखोगे ना, एक सेल्स दिखाई देगा 5,05,000 का, एक परचेज दिखाई देगा 5 लाख का, और एक नेट प्रॉफिट दिखाई देगा 5,000 का। मतलब लिटरली कुछ नहीं करके हमने अपने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट कर लिया,
लोगों को दिखा रहे हैं हम इतना रेवेन्यू कर रहे हैं, जबकि लिटरली कोई रेवेन्यू है ही नहीं। रेवेन्यू तो आपका सर वो इंटरेस्ट होना चाहिए था जो लोन पे 5,000 आप कमाए। आपका 5,05,000 रेवेन्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपका माल ही नहीं था जो आपने सामने वाले को बेचा, वो उसी का माल था, बस गिरवी रखा हुआ था आपके पास। बट अगर तुम नॉर्मल खाली ट्रांजैक्शन को ऐसे पढ़ोगे तो क्या तुमको सेल्स और परचेज नहीं लगेगा? लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन का जो लीगल फॉर्म है। लीगल फॉर्म मतलब जैसा वो दिख रहा है उसका एक्चुअल रियलिटी वैसा नहीं है। सर ये सेम गुड्स बेच रहा है ना? हाँ सेम गुड्स बेच रहा है, तो जो माल दिए वही माल वापस कर रहा है। हम बोले पेन दे दे मेरे बिजनेस में लगेगा, हम तेरे को 1 महीने बाद आटा बेच देंगे 5,05,000 का, तो वो ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो अलग अलग गुड्स हो रहा है। मतलब यहां पे हमारा कोई सब्सटेंस और है, हम लोग वो काम नहीं करना चाहते। तो इन दिस केस ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग लोन की तरह होनी चाहिए, परचेज सेल की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप परचेज सेल की तरह अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप गलत चीज बता रहे हो लोगों को, जबकि वो हुआ ही नहीं है। इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवरफॉर्म। एक कंसाइनी माल बेच के कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहा है। पहले बोलो कंसाइनी खुद के बिहाफ पे काम करता है कि किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे? प्रिंसिपल। बट मान लो कंसाइनी बोले मां तो मैंने बेचा है, सेल्स मैं दिखाऊंगा, जो बाबू को पैसा देना है वो खर्चा दिखाएंगे। माल अगर मैंने बेचा है तो सेल्स मेरे को दिखाना चाहिए, वो सेल्स इनकम दिखा रहा है, बाबू को जो पैसा दिखा रहा है वो खर्चा दिखा रहा है, और नेट अपना प्रॉफिट दिखा रहा है। क्या ये सही है? क्योंकि सर इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कि माल उसका नहीं है। जब माल उसका है ही नहीं तो वो बेच कैसे सकता है? वो तो किसी के बिहाफ पे बेच रहा है, उसकी कमाई सिर्फ कमीशन है, उसकी कमाई बेचा हुआ माल नहीं है। सर क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली तो 5,000 ही दिखेगा ना। नंबर्स मैटर्स अ लॉट। आज की ई कॉमर्स की दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में तो नंबर्स ही खेल रहे हैं, प्रॉफिट तो है ही नहीं। जो जितना बड़ा नंबर्स प्रोजेक्ट कर रहा है उतने बड़ी उसकी वैल्यूएशन हो रही है, और जैसे नंबर गिरने चालू हो रहे हैं वैल्यूएशन 10 गुना ज्यादा गिर रही है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। अगर किसी को दिखता है मेरी सेल 500 करोड़ की है, हो सकता है अभी हम सेल कर रहे हैं मार्केट में घुसने के लिए, कम दाम में माल बेच के कमा 1 ही करोड़ रुपए रहे, बट सेल 500 करोड़ की है, तो वो जानता है इस आदमी में पोटेंशियल है 500 करोड़ का धंधा करने के लिए। जैसे ही मार्जिन ये बढ़ाएगा ये 500 करोड़ पे 50 करोड़ भी कमा सकता है। अभी तो मार्केट एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा कम दाम में माल बेच रहे हैं, जैसे ही मार्केट में एंट्री हो जाएगी वैसा काम थोड़ी करेंगे, थोड़ा मार्जिन बढ़ाएंगे। मार्जिन बढ़ाते ही जब 500 करोड़ की सेल होगी, मार्जिन थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट जोर से आएगा? आएगा। तो प्रॉफिट इज नॉट एवरीथिंग, एवरी फिगर हैज इट्स ओन रेलिवेंस। कोई अगर ये सोचता है ना प्रॉफिट देख के जज करो बिजनेस कैसा है, आंसर इज रॉन्ग। तुम अगर 10,000 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ कमा रहे हो, तुम कुछ बड़ा नहीं उखाड़ रहे हो। 1% का मार्जिन है तुम्हारा, इधर उधर थोड़ा हुआ धंधा खत्म। 10,000 करोड़ लगा के अगर 1,000 करोड़ कमा रहे हो तो हम बोल रहे हो धंधे में दम है, 10% का मार्जिन है भाई, धंधा करने लायक है। तो सिर्फ प्रॉफिट देख के 100 करोड़, बाप रे बाप, देखो कितना रिस्क ले रखा है। अगर रिस्क तुम देखोगे, हम लोग उनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर मैं देखूंगा ये रेशियोज एडवर्स है तो 100 करोड़ का प्रॉफिट भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी धंधे को सिर्फ प्रॉफिट से नहीं पहचानते, धंधे में हर एक चीज कुछ बोल रहा है जिसको समझना पड़ता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ एक फिगर को देख के बाप रे बाप नहीं बोलेंगे, उन फिगर का एनालिसिस करके बाप रे बाप बोलेंगे। यही एनालिसिस सेंटर में सीखोगे। एफएम के सब्जेक्ट में एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा, वहां पे तुम रेशियोज निकालना सीखोगे, उनका रेलिवेंस समझोगे रियल लाइफ में क्या है, क्यों क्या रेशियो क्या बोलता है, जिससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, वो सब समझ में आएगा। पहले ये इंडेस का इंडिया में क्या फायदा हुआ, बोलिए समझ में आया बात, क्यों इंडेस लाया गया? अब एक मेन क्वेश्चन उठता है, सर क्या इंडेस एकदम आईएफआरएस से सेम है? मैंने बोल दिया नहीं, हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट, हमने उसको कन्वर्ज किया मतलब उसको थोड़ा सा चेंजेस करके अपने यहां लाए हैं। तो यानी 100% इंडेस और आईएफआरएस पूरे सेम, कुछ डिफरेंसेस होंगे। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर कैसे कैसे डिफरेंसेस है? देखो पहला डिफरेंसेस है कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफरेंस। ये छोटे डिफरेंसेस माने जाते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म्स हम यूज करते हैं इंडिया में और जो टर्म्स बाहर लोग यूज करते हैं वो अलग अलग है।
तो हम लोग जब उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ला रहे हैं तो हमने वहां से वो टर्म्स हटा के इंडिया में यूज होने वाले टर्म्स को वहां लिख दिया। जैसे बाहर में पीएल को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब यहां पे किसी को बोलेंगे तो समझ नहीं पाएगा। हम बोले भैया इंडिया में समझाना है तो पीएल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बचपन से ही पीएल पढ़ रहे हैं। या तो आप उसको कंप्रीहेंसिव इनकम कर दो इंडिया में भी, तब तो लोग धीरे धीरे उसको पहचानने लगे। तुम अचानक से कंप्रीहेंसिव इनकम बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वहां का जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम नाम था, हमने जब इंडिया में उन स्टैंडर्ड्स को लाया, कंप्रीहेंसिव इनकम हटा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे बैलेंस शीट को वो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पे बोलेंगे तो आधा लोग समझ नहीं पाएगा। हम बोला भैया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को काटो और नाम दो, बोलो क्या, बैलेंस शीट। अबे लॉ ऐसा भी तो होना चाहिए जिसको पढ़ के समझ में आए। तुम पढ़ रहे, तेरे को लॉ ही नहीं समझ में आ रहा है, तुम पढ़ रहे, तेरा अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो पढ़ के कोई फायदा हो सकता है। बनाने वाला बहुत विद्वान हो, पढ़ने वाला तो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है भाई, उसको समझ में तो आना चाहिए। और हम लोग सीखे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा तब माना जाएगा जब उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो अंडरस्टैंडेबिलिटी की। अगर वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अंडरस्टैंडेबिलिटी की, उसकी इंफॉर्मेशन ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है। कोरा कागज है, बेकार लिखा हुआ है, मूड़ी बना के खा लो उसमें। जैसा मूड़ी वाला बेचता है ना, बोला हम क्या करेंगे बाबू कागज का, बोल रहा इक्वेशन लिखा, बोला क्या करेंगे, मूड़ी खाइए ना इसमें। उसको नहीं समझ में आ रहा है उस कागज का अहमियत। वैसे ही हमारे लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा अगर वो टर्मिनोलॉजीज हम लोग इंडिया में अडॉप्ट कर लेंगे तो पहला चेंजेस हम लोग किए टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। दूसरा हम लोग चेंजेस किए, कहीं कहीं पर ना आईएफआरएस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे और हमने एएस में सीख लिया था कि ज्यादा ऑप्शन देंगे तो लोग बोलेंगे यार ऑप्शन में कौन सा सेलेक्ट करें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ ऑप्शन जो वहां पर ज्यादा दिए हुए थे, इंडिया में हमने उसको कन्वर्ट करते समय कुछ ऑप्शंस डिलीट कर दिए। हम बोले आप वाला ही फॉलो करेंगे, बट आप 4 ठो बोल रखे, प्लीज यहाँ पे 4 मत दीजिए, कंफ्यूजन होगा, आप 2 ही ठो ऑप्शन दीजिए। हमने कुछ उनके ऑप्शंस को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? सो दैट यहां पे कंफ्यूजन कम हो सके और लोग सही में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो सके। लिमिटेड अगर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे तो आप वही फॉलो करेंगे, अगर वही फॉलो करेंगे तो कंपेरेबिलिटी भी इनहांस होगी। तो बोला हम इतने सारे ऑप्शन नहीं देंगे, कुछ ऑप्शन हम डिलीट करेंगे। क्या इसमें वो कोई उंगली खड़ी कर सकता है? नहीं, उसी का तो कर रहे हैं, बस वो 4 बोल रखा है, हमने बोला नहीं हम तो 2 ही ऑप्शन देंगे, हमारे यहां सहूलियत होगा। क्योंकि हम जितने ऑप्शन देंगे लोग नया नया काम करने लगेंगे, वापस वही घोड़ा वही मैदान, कंपैरेबिलिटी नहीं हो रहा है। तीसरा, कुछ कुछ जगह जो आईएफआरएस में प्रोविजंस दिए गए थे वो इंडियन एनवायरमेंट के, इंडियन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सही नहीं थे। हमने क्या किया, इन जगह पर उनके वाले प्रोविजन को डिलीट करके अपने हिसाब से जो प्रोविजन होता है उसको लिख दिया। यानी ये एक्चुअल चेंज है, जो चेंज अपने बोल सकते हैं कि आईएफआरएस और इंडियस कहां अलग है। अरे कंप्रीहेंसिव इनकम का नाम पीएल कर देना कोई बड़ा चेंज नहीं है, एक बार में बोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन हटाना बड़ा बात नहीं है, बोले तुम्हारे 4 है बट हम लोग 2 यूज करते हैं, बोले ठीक है 2 तो यूज करते हैं ना, ये हमको पता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। बट कुछ जगह ऐसा था जहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आईएफआरएस बता रहा है वो इंडियन एनवायरमेंट में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन एनवायरमेंट में वैसा होता नहीं है। तो क्या उनको फॉलो करके गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना वाज करेक्ट? आंसर इज नो। इंडिया में हमने क्या किया, उनके उन ट्रीटमेंट्स को हटाया, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था इंडिया में उसको वहां पर लगा दिया। और ये चेंजेस काफी मेजर चेंजेस है जिनके बारे में हमको पता चलना चाहिए। और इन चेंजेस को नाम दिया गया कार्व आउट्स। क्या नाम दिया गया? कार्व आउट्स। कार्व आउट्स मतलब आपका जो चित्र बना हुआ था उसको हमने कार्व किया, काटा, हटाया और उसकी जगह अपना नया चित्र लगा दिया। इसको बोलते कार्व आउट, कि भैया आपका थोड़ा पोर्शन कार्व आउट करके हमने अपना पोर्शन वहां फिट कर दिया, सो दैट इंडियन एनवायरमेंट सबको वो बात समझ में आ जाए। ये 3 मेजर चेंजेस आपको देखे जाएंगे इंडियस और आईएफआरएस में। इनको छोड़ के आईएफआरएस 99% देख लोगे तो एकदम इंडियस वैसा ही बना हुआ है, यानी बहुत लिमिटेड चेंजेस है। हम लोग जब फाइनल लेवल पे इंडियस देखेंगे तो आप देखोगे हर इंडियस में कोई एक या आधा चेंज किया हुआ है जो कार्व आउट है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। क्योंकि ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ी। जहां पर हमको लगा कि इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, वहीं बस चेंजेस किया, नहीं तो हमने चेंजेस नहीं किया।
तो इतना तो अलाउ होना चाहिए। अगर इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वही वाला अडॉप्ट कर लेंगे, तो गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना क्या सही फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को बताएगा? नहीं बताएगा। तो जो चीज इंडिया में होता ही नहीं है, वो रूल्स इंडिया में लाने की भी जरूरत नहीं है। हमने उनको कार्व आउट करके अपने रूल्स वहां पर लिख दिए, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स। क्या बोलते हैं? कार्व आउट्स। ये कुछ चेंजेस हम लोग जब पढ़े इंडिया तब आपको दिखाई देंगे। कार्व आउट्स होते हैं, कार्विन्स होते हैं, ये चेंजेस हम लोगों को देखने मिलेंगे। कार्विन्स क्या होते हैं सर? कुछ कुछ चीजों के बारे में आईएफआरएस में कुछ बोला हुआ ही नहीं था। अब बोला हुआ नहीं था तो हमको तो रूल बनाना पड़ेगा। अगर वो चीज नहीं बनाएंगे रूल तो छूट जाएगा। तो वो नए रूल हमने अपने लिख दिए। वहां नहीं था, हमने नया रूल लिखा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई तेरे पास है ही नहीं तो हमको तो अपना बनाना पड़ेगा। इनको हम लोग बोलते हैं कार्विन्स, यानी नया चित्र बनाया। उनका चित्र वहां नहीं बनाया हुआ था, हमने वहां नया चित्र बना दिया। कार्विन और कार्व आउट समझो। कार्विन में उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोले सर ठीक है हमारा इस पर रूल नहीं है, आपको जो लिखना है लिख लीजिए। बट कार्व आउट में उनको प्रॉब्लम है, साला हमारा वाला हटा के अपना वाला चिपकाया है। तो वो कार्व आउट हम लोगों को ध्यान रखना है, वो कार्व आउट इंपॉर्टेंट है। पहले वो ये डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंड एएस समझ में आया। वैसे इंड एएस में बाद बाकी मैक्सिमम चीजें एकदम आईएफआरएस जैसी सेम है, इंक्लूडिंग देयर नेम एंड नंबर्स। मतलब इतना हद तक हमने कॉपी पेस्ट किया है कि नाम भी उठा लिया उनका, नंबर्स भी उठा लिया उनका, ताकि जो भी पढ़े उसको कोई डिससिमिलरिटी दिखाई ही ना दे। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, नॉट अडॉप्शन। हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने क्या किया? कन्वर्ज किया, थोड़ा चेंजेस करके उनको अपनाया। बोलिए यहां हर बात ठीक है? आइए, कन्वर्जेंस एंड कार्व आउट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ ICAI decided to converge and not adopt IFRS issued by IASB। अब सर ये नया IASB क्या हुआ? ASB क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, I फॉर इंटरनेशनल, क्योंकि बाहर का है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जो IFRS बनाता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और हम लोग जो इंडिया में ICAI है उसका जो बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वहां पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं दिया, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म दोनों का सेम हो जाता। इसीलिए हमने इंडियन का आई हटा दिया। ASB हमारा वाला, IASB बाहर वाला, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। The decision of convergence rather than adoption was taken after detailed analysis of IFRS requirement and extensive discussion with the stakeholders। हम लोग एनालाइज किया IFRS को, हम लोग स्टेक होल्डर से डिस्कस किए। जहां जहां वो लोग बोला सर यहां पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगा, हमने बस वही चेंजेस किए, वही कन्वर्जेंस किया है, अदरवाइज हमने पूरा का पूरा अडॉप्ट किया है। Accordingly, while formulating IFRS converged and Indian accounting standards, efforts have been made to keep this standard as far as possible in line with the corresponding IFRS or IAS. IAS is International Accounting Standard, IFRS is International Financial Reporting Standard. पुराने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे उनको IAS बोलते थे, उसके बाद नाम चेंज करके उनको बना दिया गया IFRS। आगे, departures have been made where considered absolutely essential। इसका मतलब वहीं पर चेंजेस किया है जहां पर हमको लगा चेंजेस एकदम इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, अदरवाइज हमने कोई डिपार्चर नहीं किया है। कहां कहां चेंजेस किया है वो बता रहा है। नंबर 1, थोड़ा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस किया है टू मेक इट कंसिस्टेंट विद टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन लॉ। जो इंडियन लॉज में लिखा गया है उनकी टर्मिनोलॉजीज को सेम करने के लिए हमने टर्मिनोलॉजी चेंज की है। जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। हमने बैलेंस शीट यूज किया इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थोड़ा थोड़ा नाम चेंज किया है, नहीं करेंगे तो इंडिया में समझ नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि हमारे लॉ वही नाम देते हैं सबको। रिमूवल ऑफ ऑप्शन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन इंड एएस। रिमूवल ऑफ ऑप्शन, वहां ज्यादा ऑप्शन था तो हमने थोड़ा हटा दिया सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। हैव बीन मेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय इंड एएस। However, these changes will not result into carve outs। ये carve out नहीं है, इसमें वो दुखी नहीं होगा। तुम 4 ऑप्शन दे रहे थे, तुम्हारे ही 4 में से हमने 2 दिए हैं, तो ऐसा नहीं हम तुमको फॉलो नहीं कर रहे, हम तुमको ही फॉलो कर रहे हैं, बट तुम्हारा 4 ऑप्शन हम दे नहीं पाएंगे, नहीं तो इंडिया में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कार्व आउट्स नहीं है। क्यों कार्व आउट्स नहीं है? क्योंकि हमने अपना प्रिंसिपल नहीं लगाया, हमने उन्हीं के प्रिंसिपल्स यूज किए। तीसरा, certain changes have been made considering the economic environment of the country, which is different as compared to economic environment presumed in IFRS. These differences are due to differences in economic condition prevailing in India.
These differences which are in deviation to the accounting principle and practices in IFRS, deviation है उनके principle से, deviation मतलब अलग है। तुम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, डेविएशन मतलब एक पॉइंट से कितना दूर हो सकता है वो, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की जैसा डेविएशन कि आपको ही फॉलो किया है, बट कुछ कुछ जगह में हमको अपने रूल्स लिखने पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपका रूल सही नहीं था। और इन्हीं डेविएशंस को हम लोग बोलिए क्या बोलेंगे? कार्व आउट्स। हो सकता है कभी पूछे बताइए कार्व आउट्स कौन सा होगा? क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस कार्व आउट है? नहीं। क्या उनके प्रिंसिपल्स ऑप्शंस हटाना कार्व आउट है? नहीं। क्या उनका कहीं पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ हमने अपना प्रिंसिपल नया बनाया वो कार्व आउट है? नहीं। क्या उनका प्रिंसिपल हटा के अपना प्रिंसिपल लिखना कार्व आउट है? यस। तुम ये बोलते थे हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हटा उसको, हमारे यहां ऐसा होता है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमारे यहां ऐसा होता है, ये फीलिंग तुमको एक सब्जेक्ट पढ़ के आएगा इंटर लेवल पे, टैक्स, जो साला कोई बात नहीं मानता है वो एक ही बात बोलेगा हमारे यहां ऐसा ही होता है, फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक अलग चीज है। तो हमने आईएफआरएस को फॉलो करते समय हमने मैक्सिमम चीजें सेम अडॉप्ट की, कुछ चीजों में हमको चेंज करना पड़ा ताकि इंडिया में वो चीजें यूज की जा सके। और यही जो डेविएशन हमने किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आईएफआरएस से, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कार्व आउट। एक कार्व इन भी होता है। कार्व इन मतलब तुम्हारा जहां पर कुछ नहीं था वहां हमने अपनी पॉलिसी नहीं बनाई है। इससे भी उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुमने कोई रूल नहीं बनाया, हमारे इंडिया में वो होता है, तो हमको तो रूल बनाना पड़ेगा, तो तुमको अडॉप्ट करके प्लस कुछ नया लिख लिए, यानी तुमको हमने चेंज नहीं किया है। कार्व आउट मतलब यू हैव चेंज द रूल। कार्व इन मतलब यू हैव नॉट चेंज द रूल, यू हैव अडॉप्टेड अ न्यू रूल जो पहले नहीं था। तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो बाहर वालों को प्रॉब्लम होगा वो किससे होगा? कार्व आउट से, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहेगा ये हमने अपने इंडिया में बनाया है। तो जब वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, उनको कार्व आउट्स भी बता देंगे, देखना ये चीज हमने ऐसा किया, तुम्हारे यहां ऐसा बोलता है, ध्यान रख लेना। वो उनको हम लोग बता देंगे कि भैया ये कार्व आउट है। तुम सोचोगे ऐसा ऐसा ऐसा, हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारे यहां ऐसा होता है। तो बट वो लिमिटेड है ना, 99% तो सेम है, कितना परसेंट डिफरेंस है? एक। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे तो हम कैसे अप्लाई करेंगे लॉस को? नहीं कर पाएंगे लॉस को। अब बाहर जो क्रिमिनल लॉज है दुबई में, इंडिया में वही क्रिमिनल लॉज अप्लाई कर देंगे, तो सोच रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, चोरी किया हाथ काट दो। वो तो इंडिया में नहीं कर सकते ना, इंडिया में हम लोग अलग तरीके से जीते, यहां तो बेचारा हर दूसरा आदमी चोरी कर रहा है। इतना हाथ काट देंगे तो लोग खाना कैसे खाएंगे अपना? फिर तुमको खिलाना भी पड़ेगा उन लोग को। तो ये तो इंडिया में हम लोग रूल्स यूज नहीं कर सकते। हाँ, उनकी तरह स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा तो बोलोगे हमको ही अडॉप्ट करो, हम जैसे करेंगे वो करना होगा, नहीं होगा। हम कोई कॉलोनी थोड़ी है आपके। एक अडॉप्ट नहीं करने का रीजन था, हम कोई कॉलोनी थोड़ी है, पहले थे हम कॉलोनी, अब हम इंग्लैंड की कॉलोनी थोड़ी, जो तुम बोलोगे वो करेंगे। हम अपना रूल्स बनाएंगे, तुम चेंजेस करते जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा रूल्स ऐसे ही चलेगा। इसको ईगो बोलते हैं। और हम लोग को तो भैया प्रॉब्लम है ही है यूके से, हमेशा से, तो वो ईगो हमेशा रहेगा। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, तो खुशी तो हुआ था ना एक बार। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड उनके वहां लिखा हुआ था, और वही हमारा इंडियन ही डॉग लेके गया, बोल दोनों अलाउड है, ले क्या करेगा। ये पिक्चर बहुत फेमस है उन लोगों में अभी, मतलब ये तुम देखोगे बहुत बार, ऋषि सुनक का एक फोटो आएगा जिसमें वो डॉग को लेकर चल रहा है, तो बहुत फेमस है। मतलब हम लोग थोड़ा सा मतलब होता ना उंगली करने वाले आदमी, बोल रहा था ना ज्यादा ले, अदरवाइज ऐसे कुछ ईगो दिखाने वाला। अब बात क्या है कि अब थोड़ी वो तुमको कुछ करा, जो हो गया सो हो गया, उन्होंने कर दिया अब कांड, अब उसको उधर जाके मार थोड़ी पाएंगे, ऐसा क्यों किया? बोला गलती हो गया भाई, माफ करते हैं। पहले बोलिए इंड एस और आईएफआरएस क्या होते हैं। इंड एस क्या है ये समझ में आया, बट इंडिया में सारी कंपनीज इंड एस फॉलो, छोटी कंपनीज फॉलो करती है एएस, बड़ी कंपनीज फॉलो करती है इंड एस। हमेशा समझने के लिए सबसे पहले तुम ये देखना ये कंपनी पर इंड एस लागू होगा या नहीं। अगर इंड एस नहीं लागू होगा तो फिर इसको कहां जाना है? एएस पे जाना है। तो पहला स्टेप मेरा रहेगा कंपनी पर क्या लागू होता है चेक करो, इंड एस या एएस। अगर इंड एस लागू होता है तो तुम अलग ही ट्रैक पर चले जाओगे। एएस लागू होता है तो फिर हम चेक करेंगे एसएमसी या नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी है तो सब एएस फॉलो करो, एसएमसी है तो थोड़ा रिलैक्सेशन है। क्लियर है? पहले बता, फ्लो क्लियर है कैसे अपने को सोचना है। वैसे इन सब चीजों पर क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते, इंटर लेवल का बेसिक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम लाइफ में पहली बार सुन रहे हो,
इसीलिए बेसिक समझाना पड़ता, नहीं तो पढ़ सब लेते हैं बट बताइए सर ये फॉलो किसको करना है। हमें AS2 पढ़ा दिए, सर समझ गए इन्वेंट्री का क्या करना है, करेगा कौन नहीं है, बोला सबको करना है ये। अगर तुम्हारे यहाँ इन्वेंट्री है तो अकाउंटिंग AS2 जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, सबको करना है। इंड एस अगर बात समझ में आ गया तो अब इंडिया में इंड एस को लाया कैसे गया वो समझना है। रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस, रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। रोड मैप समझते हो? रोड मैप मतलब क्या होता है, कैसे कैसे आया, यानी इंड एस को इंडिया में एक बार में लागू नहीं किया गया, धीरे धीरे लागू किया गया सो दैट इतने बड़े चेंज को कंपनीज पचा पाए। अदरवाइज अगर एक बार में बोलेंगे यही करना पड़ेगा तो हाहाकार मच जाएगा इंडस्ट्री में। और उस समय जब अडॉप्शन का हम लोग सोचे थे उस समय इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इक्विप्ड नहीं थे कि इंड एस अगर ले भी आए तो वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी दी मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन अकाउंटिंग। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही को पता नहीं इंड एस क्या होता है तो उस कंपनीज का इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? इसीलिए समय लगेगा तो उन्होंने बोला हम लोग धीरे धीरे इंड एस को लेके आएंगे ताकि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो जाए जिससे हम लोग इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। अब हम लोगों को ये रोड मैप पढ़ना है, सुनना, मैं रोड मैप समझा रहा हूं कैसे हम लोग इंडिया में इंड एस लेके आए। सिर्फ समझना है, कुछ लर्न नहीं करना है, नथिंग रिक्वायर्ड, सिर्फ समझते चलो हो जाएगा। रोड मैप लाया गया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3। एक आया रोड मैप फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये एक अलग धंधा है, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी एक अलग धंधा है, बड़ा धंधा है, बड़ा बिजनेस है, इसके लिए एक रोड मैप लाया गया। एक रोड मैप लाया गया NBFCs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक तो नहीं है बट धंधा वो फाइनेंस का ही करती है, उनका भी एक अलग लीग है, उनके लिए अलग से लाया गया। और तीसरा all other companies, all other companies मतलब companies which are not in finance business like manufacturing companies, trading companies, service companies, उनके लिए जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें यूज करते हैं घर में। कोई भी चीज जो घर में खाने पीने के लिए यूज करते हो उसमें मैक्सिमम चीज एक ही कंपनी बनाता है, HUL। हर चीज, तुम किसान टोमेटो सॉस खाते हो वो भी HUL बनाता है, तुम पेस्ट करते हो जो दंत मंजन यूज करते हो वो भी वही बना रहा है, हर चीज वही बना रहा है। सबसे बड़ा FMCG प्लेयर इंडिया का कौन है? HUL। ITC, टोबैको, FMCG, स्टेशनरी, बहुत सारे धंधे, होटल्स वगैरह, बट फाइनेंस धंधा ये भी आ गया। इन्फोसिस IT ये भी है, TCS IT ये भी है, विप्रो IT ये भी है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, RIL, ये लोग सब वो कंपनीज हो गई जो अदर देन बैंक्स एंड NBFCs है। 3 पार्ट में रोड मैप को बांटा गया। सबसे पहले पता है एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया? ऑल अदर कंपनीज पर। बैंकिंग सेक्टर को छेड़ के कोई फायदा नहीं है, फाइनेंस सेक्टर को छेड़ के कोई फायदा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया ऑल अदर कंपनीज पर। बोला तुम लोग पहले आओ, बड़े बड़े जाइंट्स RIL वगैरह है, देख लेंगे, संभाल लेंगे ये लोग, इन पर पहले लाए। तो सबसे पहले मेरा आया ऑल अदर कंपनीज, इसको स्टेज 1 बोल सकते हो आप, स्टेज 1 ऑफ इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले इन पर लागू किया गया। इन पर इंड एस लागू किया गया 3 फेज में। कितने फेज? अगर आप देखोगे यहां पर आपको 3 फेज दिखाई देंगे, दिख रहा है 3 तो, ये 3 फेज दिखाई देंगे। पहला फेज 1 अप्रैल 2015 से कंपनीज को बोला गया अब आप इंड एस फॉलो करना शुरू कीजिए। 1 अप्रैल 2015 मतलब 15-16, क्या हो गया? 15-16, अप्रैल 15 से शुरू होगा, मार्च 16 में खत्म होगा। ये सबसे पहले इनको बोला गया इंड एस फॉलो करने। बट यहां पे गवर्नमेंट ने बोला मैं किसी को मैंडेट नहीं कर रहा हूं, आप यहां पर वॉल्यूंटरी बेसिस पर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी जिसको बोलते हैं ना पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल रन। अगर कोई कंपनी आना चाहती है, वॉल्यूंटरीली एक बार देखना चाहती है, चखना चाहती है इंड एस का टेस्ट, 1415 से आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए। बट उसमें एक लाइन लिख दिया गया, वंस अडॉप्टेड शैल ऑलवेज बी फॉलोड। कंपनी फिर पीछे नहीं हटेगा। तो कंपनी सोची हो सकता है साला ऐसा इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है कल आई नहीं, 1 साल बाद बोले नहीं इंडिया में नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, बट हम फॉलो करेंगे तो हमको तो हर साल फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज डर के हमारे आगे नहीं गई। प्लस
कंपनीज ऐसे भी पहले शुरुआत नहीं करना चाहती क्योंकि वो देखना चाहती है कोई दूसरा करेगा तो देखेंगे कैसे हो रहा है, फिर अपने सोचेंगे क्या करना है। तो फेयर वैल्यूएशन करना है, ये करना है, वो करना है, उतना कौन काम करेगा, पता ही नहीं कैसे होता है। कोई एक दो जन कर ले तो हम भी कर लेंगे। पता है जब वॉल्यूंटरी बेसिस पे लाया गया ना, एक भी कंपनी इंडिया में फॉलो नहीं किया एनडीएस, इंक्लूडिंग आरआईएल वायरल, कोई नहीं किया। इंडिया में हम लोग ऐसे ही है, जब तक हम लोगों का बांस ना कर दे तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो जब बोला ना कर लो प्लीज, बोला ये प्यार की भाषा तो समझते ही नहीं है हम, कर लो, हाँ ये सब है, पापा 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 ये पापा हाँ ये करेंगे। तो जब गवर्नमेंट वॉलंटरी बेसिस पे लेके आया, एक कंपनी भी फॉलो नहीं किया, फेल हो गया प्रोजेक्ट। फिर गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो बहुत ही खराब किया हमारे साथ। अब 1416 से गवर्नमेंट बोला इन क्लास ऑफ कंपनीज को, जो क्लास ऑफ कंपनीज हम बताएंगे उनको अब 1416 से इंडिया सप्लाई करना चालू करना है। मतलब अब हो गया मैंडेटरी फेज। पहला था वॉल्यूंटरी फेज, वहां पर कोई आया नहीं, तो अब गवर्नमेंट को नाक में दम हुआ तो बोला वो मैंडेटरी करेंगे। यहां पे किसके लिए मैंडेटरी किया गया सुनना। सबसे पहले बोला जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज अदर देन एसएमई एक्सचेंज वाली, जो एसएमई एक्सचेंज पर छोटे प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है उनको ये करने का दरकार, आगे बोलूंगा, उनके लिए एग्जेम्प्टेड, आज भी नहीं फॉलो करते वो। लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, यानी 500 करोड़ भी होगा तो आपको, बट ऐसा बहुत कम होता है कि एग्जैक्ट 500 करोड़, 500 करोड़ 1 रुपया होगा या 400 करोड़ 499.99 करोड़ होगा, एकदम एग्जैक्ट 500 करोड़ बहुत डिफिकल्ट है। पढ़ाई के लिए हम लोग बोलते हैं सर पूछ लिया तो, बट रियल लाइफ में इतना वो कोइंसिडेंस नहीं होता है। बोला जिनका 500 करोड़ या उनसे ज्यादा नेटवर्थ है, लिस्टेड कंपनीज, उनको इंडियस फॉलो करना चालू करना 1416 से। यानी पहला साल उनके लिए कौन सा होगा, 16-17। मजेदार बात, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बनाएंगे ना, अगर मैं 16-17 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को लास्ट ईयर का कंपैरेटिव फिगर भी देना पड़ता है। यानी अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट बना रहा है 31 मार्च 23 का, तो उसमें सिर्फ ये 31 मार्च 23 के फिगर्स नहीं होते, इसके साथ साथ 31 मार्च 22 के फिगर्स भी होते हैं। तो सर यहां पे क्या होगा 16-17 में, बोला विथ कंपैरेटिव फिगर ऑफ 15-16, मतलब घुमा फिरा के 15-16 भी तुमको इंडियस के हिसाब से चाहिएगा, क्योंकि अगर 15-16 इंडियस के हिसाब से फिगर नहीं होगा तो कंपैरिजन कैसे करोगे। तो सर वो एस वाला चिपका देंगे, ये इंडियस वाला चिपका देंगे, मजा थोड़ी है जो चिपका देंगे। बोला विथ कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ द लास्ट ईयर, यानी घुमा फिरा के बोला 1415 से ही फिगर चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट है, बोले थे प्यार से तो नहीं सुने, अब लोग करना ही पड़ेगा। बट तो भी क्या हुआ, एक साल तो काम बचा, अब इस साल देखेंगे क्या करना है, कर लेते हैं, पीछे वाला देखना है कैसे करना है। उस समय तक ना कंस्ट्रक्टिव रूल्स भी नहीं थे, तो कोई भी फॉलो करने से डर रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए लोगों ने नहीं किया। बट यहां तो मैंडेटरी कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, यानी सर ऐसे भी बोल सकते थे आप, ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो भी बोल सकता था। बट ऐसे पढ़ने से ना आगे हेल्प करेगा, नेक्स्ट वाला में हेल्प करेगा, इसीलिए अलग अलग लिखा है। लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, और इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, यानी ग्रुप कंपनीज। यानी अगर किसी एक कंपनी में ग्रुप में लागू हो गया तो फिर सारी कंपनीज को इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, तो करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको तुम्हारा इंड एस वाला ही चाहिए। पहले बोलो फर्स्ट फेज में किन के ऊपर लागू किया गया, ये बात समझ में आया क्या। तो आप अपना नेटवर्थ चेक कीजिए 31 मार्च 15 वो सब का, और नेटवर्थ चेक करने के बाद अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1416 से आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। यहां तक ठीक। फिर आया थर्ड स्टेज 1417, यानी 17-18। अब इसमें और कुछ कंपनीज को लाया गया। किनको लाया गया बताना। सबसे पहला, ऑल लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे था,
वहां पर तो 500 करोड़ या उससे ऊपर को ले लिए थे, अब 500 करोड़ से नीचे वाली लिस्टेड बची। अब जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे उनको थर्ड फेज में ला दिए। 1417 से इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस से बनाना है विद कंपैरेटिव फिगर ऑफ 1617। लास्ट ईयर का कंपैरेटिव देना पड़ेगा, हाँ या ना। अनलिस्टेड कंपनीज सारा नहीं, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा बट 500 करोड़ से कम, क्योंकि 500 करोड़ होता तो आप तो पहले ही हो जाते इंड एस। 500 करोड़ नहीं था, 500 करोड़ से नीचे था, बट कितने से ज्यादा, 250 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आप नेक्स्ट फेज में आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा, इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, हाँ या ना। मतलब ये तीसरा वाला तो साथ साथ चलेगा रे। बोला ना, बाप अगर बड़ा आदमी होगा तो बेटा डीम्ड है, वो बड़ा है, फिर उसको अलग से देखने का दरकार नहीं है बेटा फटा हुआ पैंट पहन रहा है कि नहीं। बाप बड़ा मतलब बेटा बड़ा। पहले बोलो कंपनीज पर किस तरीके से इंड एस लागू किया गया, ये बात समझ में आया। तो पहले 1415 से वॉल्यूंटरी, वो फेल हो गया तो 16 से कंपलसरी। यहां पर लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा एंड उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। फिर 1417 में कुछ और कंपनीज को ऐड किया गया, सारी लिस्टेड को ऐड कर दिया गया। बोला अब आप लिस्टेड है, आपका नेटवर्थ जीरो है, नेगेटिव है, सब चलेगा, आप लिस्टेड है तो आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम है। एंड तीसरा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जेवी। सर ये नेटवर्थ कब का देखते हैं, नॉर्मली बोल रहा हूं लास्ट ईयर के क्लोजिंग डेट का। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग डेट का जो बैलेंस शीट में नेटवर्थ है उसको देख लीजिएगा, अगर वो 500 करोड़ से कम ज्यादा है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। रूल कुछ अलग है, फाइनल में पढ़ोगे, इंटर में नहीं है आपके लिए। पहले बोलो यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर क्या अगर कोई कंपनी एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनको भी फॉलो करना होगा जो छोटी कंपनीज लिस्टिंग करा रही है? बोला नहीं, अगर कोई छोटी कंपनीज ने लिस्टिंग करा रखी है एसएमई एक्सचेंज में उनको फॉलो करने का दरकार नहीं है। दूसरा, सर जो कंपनी यहां कवर नहीं हो पाई उनका क्या? बोला उनको एएस फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? एएस, पुराना वाला फॉलो कर लीजिए आप। बट सर मान लो कोई कंपनी ऐसा है जो यहां है नहीं बट चाहती है इंड एस फॉलो करेगी, कोई करेगा नहीं। बट अगर मान लो चाहती है करना तो बोला वॉलंटरीली अप्लाई कर सकते हो, बट कोई करेगा नहीं, क्योंकि वंस अप्लाइड जिंदगी भर चलेगा, चाहे आपका नेटवर्थ बाद में कुछ भी हो जाए, आपको हर साल इंड एस फॉलो करना ही, तो कोई हाथ से डर से ही हाथ नहीं लगाएगा। मान लो मेरी एक कंपनी है, नेटवर्थ 50 करोड़ है, हमको एक दिन सनक चढ़ा इंड एस फॉलो करेंगे, कर सकते हैं क्या सर? अलाउड है, मना नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हो, बट सर कीजिएगा मत। 50 करोड़ का कंपनी में नेटवर्थ में अभी कीजिए मत, अभी सर आपको बहुत टाइम आने के लिए, क्योंकि अभी से करना चालू कर देंगे जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा। सर मान लो किसी कंपनी का नेटवर्थ बाद में जाके गिर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वंस इंड एस अप्लाइड, अब वो लाइफ टाइम में तुम्हारा आगे जाके कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना डेंजरस खेला है, इसीलिए कोई बिना, जब तक वो इस थ्रेशोल्ड में ना हो जल्दी से कोई हाथ लगाना नहीं चाहेगा। पहले बोलो क्या ये समझ में आया? बस यही एक समझना था, इसके बाद सब सेम है। इतना समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट लेवल पे आया एनबीएफसी। सुनना, ऊपर तक करते करते 1/4/2017 यानी 17-18 खत्म हो गया, तो बताओ अब कहां नेक्स्ट क्या ईयर है? 18-19। 1/4/18 से बोला गया, यानी 18-19 वाले साल से बोला गया एनबीएफसी तुम लोग फॉलो करना शुरू करो। क्या सारी एनबीएफसी? नहीं, बोला ये वाली, फिर वापस नीचे उतार लो इनको। जो लिस्टेड एनबीएफसी है नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, अनलिस्टेड एनबीएफसी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। लर्न नहीं करना है क्योंकि वो सेम, अरे सेम है, बस खाली उन लोग का 1416, 1417, इन लोग का 1418, 1419। तो हम लोग को याद करना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हम रोड मैप ऐसा बनाएंगे जो हमको भी याद रहे। हम उल्टा पुल्टा बना देंगे, हम ही को नहीं पता किसको फॉलो करना, बार बार देखना पड़ेगा। तो बोला जब इनको इधर दिया तो इधर भी सेम कंपनीज को ला दो, बस ये कौन सी कंपनी होगी? एनबीएफसी होगी। दूसरा, 1/4/2019 से और कंपनीज को ऐड किया गया। किन को ऐड किया गया? बस यही वाला, सारी लिस्टेड एनबीएफसी आ जाएगी। अनलिस्टेड एनबीएफसी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा बट 500 करोड़ से कम, और इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। क्या सिंपल था?
तो एक समझ में आ गया 15, 16, 17, तो सेम एनबीएफसी के लिए 18 और 19। सर एनबीएफसी में वॉल्यूंटरीली नहीं दिया, वो समझ गया था करेगा ही नहीं, जब साला पहले वाला नहीं किया तो ये कौन सा करेगा। और एनबीएफसी में तो रूल है, अगर इस थ्रेशोल्ड में हो तो ही करना मुन्ना, थ्रेशोल्ड में नहीं हो तो सीधा एएस में चले जाना। एनबीएफसी में वॉल्यूंटरी अडॉप्शन अलाउड ही नहीं है। क्यों सर? आरबीआई मना कर दिया, बोला ज्यादा 30 मार खान बनने का जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, अगर तुम्हारे ऊपर ये थ्रेशोल्ड अप्लाई करे तो ही आना, नहीं तो मत आना। अरे एनबीएफसी वगैरह में ऐसे ही ऑलरेडी बहुत रेगुलेशन है इंडिया में, पहले कंपनीज एक्ट फॉलो कर, फिर उसके बाद तेरे ऊपर जो एनबीएफसी है, जैसे अगर तुम म्यूचुअल फंड है, तुम अगर कोई दूसरा है तो तुमको सेबी का रूल्स फॉलो करना है, फिर तीसरा आरबीआई सारी एनबीएफसी को देखती है। इतने रूल्स ऑलरेडी फॉलो करने के बाद इंडेस भी बीच में डालोगे तो वो एनबीएफसी उल्टा पुल्टा कर देगा सब, और किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बोला गया एनबीएफसी को तो तभी इंडेस में घुसना है जब वो रोड मैप में कवर्ड है, अगर रोड मैप में कवर्ड नहीं है तो उसको इंडेस फॉलो ही नहीं करना, यानी वहां पर कोई वॉल्यूंटरी एडॉप्शन अलाउड, कंपनीज में अलाउड है बट एनबीएफसी को अलाउड नहीं है। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो अगर पहला वाला समझ में आएगा ना तो दूसरा वाला एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम है, खाली डेट चेंज हो गया। 15, 16, 17, 18, 19 समझ पाएंगे हम लोग एकदम इजी। जैसे हम लोगों ने वो लेवल 1, 2, 3, 4 को 1/5 करके याद किया ना, एकदम एक एक याद होना चाहिए, फिर दूसरा तीसरा अपने आप हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि 150 हो रहा है सर। गवर्नमेंट रूल बनाया, वो बोला इजी रहे, सबको समझ में आ जाए फटाफट। अब लास्ट बचा, बोलो एनबीएफसी के बाद कौन? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। इनके लिए लागू करने की बात शुरू तो हुई थी, बट जब शुरू हुआ तो आरबीआई और इरडा ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा दिन हम लोग को टाइम दीजिए, हमारे पास अभी उतना इंफ्रा नहीं है कि आपके इंडेस को इस बैंकिंग नेटवर्क और इंश्योरेंस नेटवर्क में लगा सके। तो पहले आरबीआई इरडा ने रिक्वेस्ट किया तो डेफर किया, फिर उसके बाद आ गया कोरोना आने के बाद ये अभी तक डेफर रह गया, यानी आज के दिन बैंक्स, इंश्योरेंस पे इंडेस लगता ही नहीं, इन पे क्या लगता है? एएस लगता है। अब बात हो रही है लागू करने का धीरे धीरे, बट अभी तक वो लागू हुआ नहीं है। तो अगर कोई पूछे बैंक से इंश्योरेंस कंपनी पर इंडेस कब से लागू होगा, बोला पता नहीं, गवर्नमेंट को बताने दीजिए तब पता चलेगा। अभी उन पर क्या चलता है? एएस चलता है। तो पहले आरबीआई और इरडा ने रिक्वेस्ट किया तो उसने डेफर किया गवर्नमेंट ने, फिर आ गया कोरोना के बाद सभी चीजें डेफर हो गई हैं, तो ये हो गया बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी पर अभी तक लागू नहीं हुआ इंडेस। सर इरडा किसको बोलते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी इन इंडिया। जैसे आरबीआई रेगुलेट बैंक्स, सेबी रेगुलेट्स लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, आईसीआई रेगुलेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैसे ही इरडा रेगुलेट्स इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया। सारा इंश्योरेंस बिजनेस का रूल्स रेगुलेशन इरडा बनाता है। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना के रख दी है, बोला तुम इंश्योरेंस बिजनेस देखो। तो इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि आप उस लेवल पे अब आ गए हो। तो सेबी, आरबीआई कौन कौन क्या काम करता है? सेबी रेगुलेट स्टॉक मार्केट, आरबीआई रेगुलेट्स बैंक्स एंड एनबीएफसीज, फाइनेंस बिजनेस को रेगुलेट करता है, एंड इंश्योरेंस के लिए बनाया गया इरडा। कुछ एनबीएफसी जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स में दो रेगुलेशन साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, सेबी भी रेगुलेट कर रहा है और आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? ये मेरा इंडेस का रोड मैप है कि इंडेस इंडिया में कैसे अप्लाई होगा। टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आ गया ना क्वेश्चन, मैं तेरे को बोल रहा हूं खाली एक बार देखा भी होगा ना एग्जाम से पहले तो लिख देगा, बट आज तक इस पर कभी क्वेश्चन बना नहीं है, कभी नहीं आया है। डन 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 डन, पक्का इंडेस का क्लियर रोड मैप। आइए, आपको लिखना नहीं, आपको पढ़ना है थोड़ा मेरे साथ। सबसे पहले रोड मैप में आई कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंक एंड इंश्योरेंस। 3 रोड मैप बोला था, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, अदर कंपनीज। पहले अदर कंपनीज के ऊपर 1/4/15 से वॉल्यूंटरी बेसिस कोई भी कंपनी फॉलो कर सकती है जिसको इच्छा, बट कोई किया नहीं तो 1/4/16 से मैंडेटरी बेसिस। अब देखो मैंने ना कुछ बोल्ड कर रखा है, वही चीज देखना है। किसके लिए मैंडेटरी? लिस्टेड कंपनीज, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। 500 करोड़ और मोर मतलब
500 या उससे ज्यादा। मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखता तो हो जाता। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखता तो काम होता है, तो उसका मतलब ही 500 करोड़ या उससे ज्यादा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी। सिंपल। 1/4/17 से मैंडेटरी बेसिस पे ऑल लिस्टेड कंपनी, जो बची हुई लिस्टेड कंपनी थी उनको भी रोड मैप पे ले आए। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, यानी 500 से कम और 250 से ज्यादा, एंड उनकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी। कोई पूछे आज के दिन किस पर लागू होगा, तो तुम सीधा ये वाला बोलोगे, क्योंकि यही तो रोड मैप का लास्ट चरण था, इन्हीं पर होता है, इसको छोड़ के किसी पर होता ही नहीं है। यस सर, नो, पक्का। तो हम लोगों को ये, इसीलिए मैंने जब पहले समझाया था ना, मैंने यही नाम लिखाया था। सारी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी, ये आ गए इंडेस में। इनको छोड़ के बाद बाकी एएस। सर मान लो कोई एक लिस्टेड कंपनी है आरआईएल, उसकी एक अनलिस्टेड सब्सिडियरी है, नेटवर्थ 100 करोड़, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि होल्डिंग पर इंडेस लग रहा है लिस्टेड, तो सब्सिडियरी पर भी इंडेस लगेगा। उसका थ्रेशोल्ड सेटिस्फाइड हो या नहीं, उससे कोई मतलब। थ्रेशोल्ड तो तब देखना है जब तुम अपने लिए देख रहे हो। जब तुम्हारा ऑलरेडी पापा बड़ा है तो तुम अपने यहाँ बढ़ाओगे, तुमको कुछ चेक करने का दरकार। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग एन अनलिस्टेड सब्सिडियरी विद नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, कोई नेटवर्थ का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा अगर इंडेस फॉलो करेंगे तो तुमको भी इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्या बोला? जो कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज है उनको इंडेस फॉलो, यानी लिस्टेड होने के कारण जो जा रहे हैं ना इंडेस में, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपको नहीं जाना। बट मान ले एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है, नेटवर्थ 300 करोड़, तब तो जाना पड़ेगा। अगर नेटवर्थ 300 करोड़ हो गया तो जाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। वैसे इतना बड़ा नेटवर्थ होगा तो फिर तुमको एसएमई में रखेगा नहीं, वैसा चेंजेस हो जाएगा। नेटवर्थ क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है और लिस्टिंग क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है, दो में कोई सेटिस्फाई होने से तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे। दूसरा, वंस इंडेस एप्लीकेबल एंटिटी शैल फॉलो इंडेस फॉर ऑल सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फिर छोड़ नहीं सकते, भला ही नेटवर्थ कुछ भी हो गया, भला ही आप लिस्टेड या अनलिस्टेड हो गए, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक बार ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज कर लिया, इसके बाद जिंदगी भर यही फॉलो करना है। कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एएस। इसमें आगे लिखेंगे हाउएवर इट कैन वॉल्यूंटरीली अप्लाई। वॉल्यूंटरीली समझते हो? अपनी इच्छा से। वॉल्यूंटरीली अप्लाई बोलिए क्या? इंडेस। तेरा मन है तो कर ले, पर क्या लगता है करेगा कि नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा। इंडिया में रूल उतना ही फॉलो होता है जितना मैंडेटरी है। अगर वो हेलमेट लगाने से पकड़ रहा है, तुमको सुनने में आया पकड़ रहा है, तब तुम पहनते हो। जब लगता है नहीं पकड़ रहा है, सर हो गया आजकल नहीं पकड़ता है, पहनना ही बंद कर देते हो। होता है कि नहीं होता है? हर जगह इंडिया में वही हाल है। आगे, फॉर एनबीएफसी, सर ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं? बता रहे हैं, रूल्स याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे तुमको रूल्स याद हो जाएगा। मैंडेटरी होगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 1819 मैंडेटरी बेसिस। एक बार लिस्ट ऑफ कंपनीज पढ़ो, सेम दिखाई देगा। लिस्टेड नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर लिखता हूं, यस ना, इक्वल टू लिख देना, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, और पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी क्या सेम है? इधर लिस्टेड कंपनी सारी, ऑल लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड उनकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी। हाँ पक्का? क्लियर? कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप, उसको एएस फॉलो करना है। एंड वॉल्यूंटरी अडॉप्शन ऑफ इंड एएस इज नॉट अलाउड फॉर एनबीएफसी। अपने इच्छा से आप इंड एएस अप्लाई नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। एनबीएफसी में नॉर्मल कंपनी चाहे तो अप्लाई कर सकता है। फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी 1/4/18 मैंडेटरी बेसिस, बट यहां लिखें deferred until date
दे फॉलो, बताइए क्या, एएस। वो डेफरमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। पहले रूल यही बना था कि 1/4/18 से सबको फॉलो करना है, बट फिर आरबीआई ने और उन्होंने गुहार लगाई तो 1/4/18 से आगे लेके जाने वाले थे। जैसे ही आगे जाने वाले थे क्या आ गया, कोरोना, और उसके बाद तो कोरोना हबे ना वही हो गया है। अभी नहीं फॉलो करता है। अभी क्या चल रहा है, अभी वो लोग एएस फॉलो कर रहा है। वैसे सारी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, उनके पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी को इंड एस फॉलो करना है। However, urban cooperative bank and regional rural bank are not required to apply Ind AS। ये छोटे बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह छोटे बैंक्स होते हैं। ये छोटा फार्मर वार्मर का रिक्वायरमेंट, वो जो छोटा छोटा रिक्वायरमेंट होता है उनको फुलफिल करते हैं, तो इनके ऊपर बोला आपको Ind AS लगाने का दरकार नहीं है। बाद बाकी सारे बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी को Ind AS फॉलो करना पड़ेगा, बट क्योंकि अभी तक डेफर्ड है इसीलिए अभी वो लोग फॉलो नहीं करते। अभी वो क्या फॉलो करते हैं, एएस फॉलो करते हैं। इधर Ind AS लाने के लिए पहले कोर बैंकिंग सिस्टम में बहुत काम करना होगा। ये जो बैंकें चलती है ये कोर बैंकिंग सिस्टम पर चलता है, सब ऑटोमेटेड होता है। खाली आपको अपना कोड देना पड़ता है, काम तो आदमी बैठता है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता है, सब ऑटोमेटिकली होता है। जब तक आप इस कोर बैंकिंग सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे विद Ind AS रिक्वायरमेंट, तब तक ये लाना पॉसिबल। और बैंक में डेली का लाखों ट्रांजैक्शन होता है, उनके लिए इतना ईजी नहीं है कि आज बोले और कल वो अप्लाई कर दे Ind AS। जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा तब तक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ये लागू नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेफर किया गया, अभी तक उन पर लागू नहीं हुआ है। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना, पक्का 100%। यहां पे मेरा मैक्सिमम डिस्कशन इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट हो गया। एक डिस्कशन बाकी है, उस पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ लेना चाहता हूं सो एज टू अंडरस्टैंड आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले मैं कॉर्पोरेट वालों के एग्जांपल लूंगा, वो समझ में आ जाएंगे तो नॉन कॉर्पोरेट का 1-2 एग्जांपल ले लेंगे। ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, दिमाग खोल के जवाब देना है, हड़बड़ी नहीं करने का है, पक्का। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, नेटवर्थ 5,000 करोड़। ऐसे ही लिख रहा हूं, बोलिए इन पर क्या लागू होगा, Ind AS। क्यों सर, लिस्टेड है, लिस्टेड होने से और कुछ देखने का दरकार। एक्स लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, नेटवर्थ 200 करोड़। नेटवर्थ 250 से नीचे है ना सर, लिस्टेड में हम कुछ नहीं देखते हैं Ind AS। एक्स लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी, नेटवर्थ 280 करोड़। 250, लिस्टेड तो नहीं है, अनलिस्टेड है, बट नेटवर्थ 250 को एक्सीड कर रहा है Ind AS। एक्स लिमिटेड अनलिस्टेड, नेटवर्थ 50 करोड़, AS। नंबर 5, एक्स लिमिटेड अनलिस्टेड, नेटवर्थ 80 करोड़, अ सब्सिडरी ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड विच इज लिस्टेड। बोलिए कुछ सर, अगर उसके होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है तो होल्डिंग कंपनी पर Ind AS लागू हो रहा है, और एक बार होल्डिंग पर लागू हो गया, ग्रुप पर लागू होना, ये कोई भी ग्रुप कंपनी में लागू हो गया तो ग्रुप को फॉलो करना, तो यहां पे एक्स लिमिटेड को भी Ind AS फॉलो करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रहा है। नंबर 6, एक्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन SME प्लेटफॉर्म, नेटवर्थ 80 करोड़, AS फॉलो करना है, पक्का। एक्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन SME प्लेटफॉर्म, नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़ लास्ट ईयर का, ये सब लास्ट ईयर का ही है। बताइए क्या फॉलो करना है, टर्नओवर 250 से ज्यादा है ना सर, टर्नओवर नहीं, Ind AS AS के लिए तो नेटवर्थ काम आता है, AS। अब AS में बता, AS है तो अब देखना पड़ेगा SMC या नॉन SMC। सर नॉन SMC है सर, लिस्टेड हो गया ना, लिस्टेड होते ही नॉन SMC प्लस टर्नओवर भी
250 से ज्यादा है तो टर्नओवर भी 250 से ज्यादा और लिस्टेड भी है, तो ये नॉन एसएमसी हो गया। नॉन एसएमसी है तो बोलिए क्या, ऑल एएस हैज टू बी फॉलोड। पक्का। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, नेटवर्थ 200 करोड़, टर्नओवर लास्ट ईयर का 80 करोड़, बोरोइंग 60 करोड़, बताइए कुछ। पहले बताइए कि इंडेस की एस। सर आप पूछे नहीं लिस्टेड या अनलिस्टेड। सर प्राइवेट लिमिटेड कभी लिस्टेड हो ही नहीं सकता, प्राइवेट लिमिटेड हैज टू बी अनलिस्टेड। ये थोड़ी आइडिया है अपने को, प्राइवेट लिमिटेड लिस्टिंग करवा ही नहीं सकती, लिस्टिंग कराने के लिए पहले पब्लिक लिमिटेड होना पड़ेगा, इतना तो पता है। अब उसका नेटवर्थ 200 करोड़ है तो इंडेस विल नॉट अप्लाई, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड भी और नेटवर्थ भी कम है तो इंडेस डज नॉट अप्लाई, एएस विल अप्लाई। क्वेश्चन अराइजेस, एएस में एसएमसी या नॉन एसएमसी। सर लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 250 से नीचे है बट बोरोइंग 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा बोलो, नॉन एसएमसी। ऑल एएस फॉलो करना पड़ेगा, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशन टू दिस कंपनी। क्या हम लोग ऐसे कितना भी गेम्स खेले हम लोग कर पाएंगे? अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, मान लो एक कंपनी है उसका टर्नओवर इतना है, ये इतना है, बताइए क्या लगेगा, तो थोड़ा बहुत बता पाएंगे? आज तक पूछा कभी नहीं है बट कभी पूछ ले तो बता पाएंगे आप, पक्का। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, नॉन कॉर्पोरेट में एक ही एग्जांपल लेता हूं, नवीन क्लासेस। नवीन क्लासेस एक पार्टनरशिप फर्म है तो नॉन कॉर्पोरेट हो गया। टर्नओवर 5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, बोरोइंग 0, 1 महीना का। हम इधर से चले जाएंगे, हम बोल रहे हैं तेरे को 1 महीना 5 करोड़ का टर्नओवर, 1 साल काम करेंगे फिर हम यहां से चले जाएंगे। हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं, हम सन्यास ले लेंगे, मतलब सन्यास मतलब पढ़ाने से सन्यास। जिंदगी में इतना पैसा आके जिंदगी में सन्यास लेंगे, पागल है क्या? चलो थाईलैंड, रशिया, जब इतना पैसा है तो रशिया जाना क्यों है? रशिया से बुलाओ, फिर जाना क्यों है, बुलाओ। चलो इधर अभी ध्यान से, पहले देखो नवीन क्लासेस एक पार्टनरशिप फर्म है, बोलो इंडेस का क्या लगता है? इंडेस तो नहीं आएगा सर, इंडेस तो नहीं आएगा, एएस आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, एएस में लेवल किस में जाएंगे? टर्नओवर सुन, लेवल 1 में 250 था, 50 था, 10 था, बोरोइंग 50, 10, 2 था। मेरा बोरोइंग तो 0 है, लेवल 1 2 3, बोरोइंग 0, टर्नओवर 5 करोड़, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? नहीं, तो हम कहां चले जाएंगे? लेवल 4। रे हाँ रे, पक्का। ये देख मैंने कैसे लिखा, समझ में आया बात? ये है टर्नओवर, ऐसे याद कर, 250 50 10 और इधर 50 10 और 2, 1/5 करना और कुछ नहीं करना है। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो टर्नओवर इससे नीचे जा रहा है, बोरोइंग भी इससे नीचे जा रहा है, जब दोनों ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो अब लेवल 3 नहीं हो तो आप कहां चले गए? लेवल 4। हमको तो एनी वन करना था ना, यही मान ले बोरोइंग मेरी 3 करोड़ हो जाती, पक्का 3 की 2 ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन 2 करोड़ है, ग्रेटर देन 2 करोड़ तो किस में जाएंगे? लेवल 3। हाँ, एनी ऑफ द 2। बोरोइंग इधर टर्नओवर 15 करोड़, 15, ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 50। अरे लेवल 2 होने के लिए तो 50 करोड़ पार करना पड़ेगा रे, अभी तो कितना है? 15 करोड़ है, तो अभी हम कौन है? लेवल 3। 150 करोड़, 150 करोड़ कर दिए तो टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर गया, 250 से नीचे है बट 50 से ज्यादा, यानी लेवल 2। बोरोइंग 150 के साथ इधर 30 कर दिया, अभी भी 2 ही है सर, हाँ या ना? पक्का। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछ लेगा तो, बट ये सब आजकल आएगा ना तो भी कहां आएगा पता है? एमसीक्यूज में।
ये सब के लिए वो 5 मार्क वेस्ट नहीं करेगा, तुमको देगा ये कंपनी है, इसका ये नेटवर्थ वगैरह है, आप बताइए क्या फॉलो करना है। हाँ या ना? मैं मान लूं तुमको समझ में आ गया, मान ले, आगे चल जाए। ठीक, लास्ट पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना है, सर ये सब तो आप बना दिए, थोड़ा ये समझाइए ना एएस वगैरह बनता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एन एएस। कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक तो थ्योरेटिकल ज्ञान है, सुन लो समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से अगर मैं तुमको बताऊं क्या क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है एक ही क्वेश्चन, इश्यूज डेल्ट बाय एएस, RMPD। बट एग्जाम में अगर RMPD का खाली नाम लिख के आओगे नहीं मिलेगा। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, measurement of transaction and events in books of accounts, presentation of transaction and events in financial statement, disclosures in financial statements, ये लिखना पड़ेगा तुमको, डन है। और उसके लिए मैंने तुमको बोला था थोड़ा एएस का डेफिनेशन भी लिख देना, डेफिनेशन में ऑलरेडी RMPD कवर्ड है, फिर अलग से 4 इश्यूज लिख देना। एग्जाम में 2 बार यही आया, इसको छोड़ के कोई क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू एएस। अब एएस बनता कैसे है वो समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझ ले क्या प्रोसेस है इंडस्ट्री में। सबसे पहले कहीं पर भी इंडस्ट्री में कोई भी कोने में कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम आता है ना, कि कोई ट्रांजैक्शन आया है बट इनका रूल्स नहीं है एएस इन डेस में, तो उन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन पाने के लिए सब लोग पता है किसके पास जाते हैं, एएसबी के पास, आईसीआई का एएसबी। यानी वो एक मेल करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को वो मेल पहुंचाते हैं कि देखिए ये ट्रांजैक्शन हमने किया है, रूल कहीं दिए हुए नहीं है, आप बताइए कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें। अगर एएसबी को लगता है कि ये कोई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के बेसिस पे हो सकता है, तो वो उसका रेफरेंस देके आपको आंसर दे देगी, बोलेगी ऐसे कर लो। अगर नहीं, उसको लगता है क्रिटिकल इशू है, इस पर कोई लॉ बनना चाहिए, स्टैंडर्ड बनना चाहिए, तो अब वो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस शुरू करेगी। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एएसबी एनालाइज करेगी, समझेगी कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली हुआ क्या। इसके बाद उस प्रॉब्लम्स के टेंटेटिव सॉल्यूशंस खोजेगी। इंड एएस एएस में नहीं है तो हम लोग बाहर चलते हैं, आईएफआरएस में खोजो कुछ है क्या, यूएस गैप में खोजो कुछ है क्या, इन दोनों प्राइमरी में नहीं मिले तो कोई दूसरी कंट्री में ऐसा कोई रूल चलता है क्या, इन सारे चीजों को हम देखेंगे। अगर उनके रूल्स में नहीं है बट इंडस्ट्री में कहीं वो ट्रांजैक्शन होता है और वहां कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है, इन सब चीज को कंसीडर करेंगे और एक सोल्यूशन बनाएंगे कि क्या टेंटेटिव सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का होना चाहिए। बट ये सोल्यूशन बनते ही वो नहीं बोलेगा ये लो एएस, वो ये सोल्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद ये ड्राफ्ट सोल्यूशन एक बार इंडस्ट्री में सर्कुलेट किया जाएगा, लोगों को बोला जाएगा आपकी ये प्रॉब्लम आई थी, हमने ये सोल्यूशन डिवाइस किया, हमने यहां रेफर करके ये सोल्यूशन निकाला है, आप एक बार सोल्यूशन चेक कर लीजिए। कोई आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आपको लगता है सोल्यूशन में है तो हमको अपने कमेंट्स भेजिए। लोग उस पर कमेंट्स करते हैं और इसमें खाली इंडस्ट्री नहीं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी अपने कमेंट्स भेजते हैं। कमेंट्स भेजने के बाद एएसबी उन ड्राफ्ट कमेंट्स को सबको पढ़ता है और जो चेंजेस करनी होती है उस ड्राफ्ट को करके एक फाइनल ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट रेडी करता है। वो फाइनल ड्राफ्ट फिर पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ा जाता है। पब्लिक कमेंट मतलब वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दी अदर पब्लिक जो इंटरेस्ट रखती है अकाउंटिंग में, पब्लिक कमेंट्स में छोड़ा जाता है। पब्लिक कमेंट करती है कि हमको लगता है ये थोड़ी बहुत चीजें चेंज होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है, या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो कमेंट्स भेजते हैं। कमेंट्स भेजने के बाद फिर ये एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनलाइज करके एक एएस में शेप लेता है। इसके समय इसमें बीच में नाफरा हमेशा इंटरैक्ट करती है एएसबी से और वो अपना हमेशा ज्ञान कंसल्टेशन देती रहती है कि क्या चेंजेस वगैरह होना चाहिए। जैसे ही सबके कमेंट्स आ जाते हैं, सुनते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनता है, नाफरा उसको हाँ करता है, फिर ये एमसीए को दे दिया जाता है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो इसको कॉर्पोरेट्स के लिए इशू करता है। जैसे ही वो कॉर्पोरेट्स के लिए इशू करता है, आईसीआई इसको किसके लिए इशू कर देता है, नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए इशू कर देता है। ये एक तरीका है इंडस्ट्री में किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले पता है क्या होगा, एक एरिया आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए एएसबी को लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है। ये एरिया आइडेंटिफाई कैसे होगा, जब इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम आएगा उस एरिया पर, उसके बाद एक स्टडी ग्रुप बनेगा जो पूरा पढ़ाई करेगा कि क्या टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे इंडस्ट्री में।
सर्कुलेट करने के बाद व्यूज आएंगे, उन व्यूज को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, समझेंगे और व्यूज को इनकॉर्पोरेट करके एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट फिर पब्लिक के लिए कमेंट के लिए खोला जाएगा। आप हम सारा पब्लिक उस पर कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि क्या चेंजेस होना चाहिए। उन कमेंट्स वगैरह को कंसीडर करने के बाद ड्राफ्ट को मॉडिफाई करके हम लोग फाइनल एएस बनाते हैं। फिर ये एएस इशू किया जाता है। इशू करने के दो पार्ट होते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और हमारे लिए इशू करता है, नॉन कॉर्पोरेट के लिए इशू करता है आईसीएआई। अब ये सब कभी पूछेगा नहीं, लिख के तो क्या प्रोसेस होता है, फाउंडेशन थोड़ी विंटर में आ गए, नेवर आस्क्ड इन एग्जाम, बट एक ब्रीफ पता होने से ना पता रहता है कि किस तरीके से जाता है। आप अगर अभी भी आईसीआई का वेबसाइट खोलोगे, वहां पे जाओगे ना मेंबर सेक्शन के अंदर, वहां पे एएस इंडियस का एक सेक्शन होता है, वहां पे जाओगे तो अगर कोई नया ड्राफ्ट बना के रेडी रखा हुआ है जो कमेंट के लिए ओपन है, वहां दिख जाएगा कि कमेंट कर सकते हो, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है, इस मेल आईडी पे आप अपना कमेंट भेज दीजिएगा। अगर कोई नया बना हुआ है तो नए नए अभी बन रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने आईसीआई को एक काम दिया है, जितने भी तुम्हारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए थे उनको इंड एएस के हिसाब से चेंज करना चालू करो, ताकि छोटी कंपनीज भी जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है ना, वो भी थोड़ा पुराना से सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ आए। तो पहले बड़ी कंपनीज के लिए आईएफआरएस से कन्वर्ज करके इंड एएस आ गया, अब छोटी कंपनीज के लिए इंड एएस से कन्वर्ज करके एएस में चेंजेस कर रहे हैं, सो दैट हर चीज क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। थोड़े बहुत डिफरेंसेस चलेंगे बट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग इंड एएस थ्रू आउट इंडिया फॉर ऑल एंटिटीज। हम लोगों को थोड़े से एग्जेम्पशंस वगैरह देंगे सो दैट हम लोग शांति से उनको फॉलो कर सके, प्रॉब्लम नहीं हो। इंड एएस में जैसे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, एक बार लग गया तो सारा इंड एएस तुमको फॉलो करना पड़ेगा अगर वो ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास हो रहा है तो। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग जानते हैं एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्यों दिए जाते हैं, ताकि छोटी से छोटी एंटिटीज भी जितना हो सके उतना फॉलो करें। अदरवाइज हम लोग अगर नहीं करेंगे ये तो छोटी एंटिटीज उतना टफ देके बोलेगी छोड़ कुछ नहीं करेगा, जब आएगा देखा जाएगा। जैसे कब कोई रूल बहुत कड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना छोड़ तो करेगा देख लेंगे। अगर वो एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो छोटी एंटिटी बोलेगी छोड़ तो करेगा देख लेंगे, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना करना। तो इसीलिए एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन दिया जाता है। इंड एएस में वो एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है, इसीलिए अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैरेलली चल रहा है और पैरेलली हमेशा चलेगा। इंड एएस की थोड़ी बहुत चेंजेस इधर आती जाएंगी ताकि ये और रिफाइन होकर अच्छा बन जाए। तो आईसीआई ये काम करना शुरू कर चुका है। जैसे एएस 10 को तो उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, जो आप एएस 10 पढ़ोगे वो एकदम इंड एएस 16 के जैसा ही है, एकदम सेम है और धीरे धीरे नंबर भी चेंज कर देगा। जो इंड एएस का नंबरिंग है वही एएस का नंबरिंग हो जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। तो मतलब एएस 10 पढ़ोगे, हो सकता है 2 साल बाद वो एएस 16 हो जाए, क्योंकि इंड एएस में 16 है पीपी। तो सर हम लोग का पढ़ा लिखा खराब, अबे नहीं, रूल तो बेस तो यही रहेगा बे, कुछ खराब नहीं। और सीए पढ़ोगे, डॉक्टरी वगैरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ना होगा, ऑप्शन नहीं है। सीए डॉक्टरी ऐसा पढ़ाई है जिसमें अगर जिंदगी भर तुम नहीं पढ़ोगे, अपडेट करोगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा लाइफ में। हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे प्रैक्टिस करो चाहे जॉब करो, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। जॉब भी करोगे तो नया चीज आएगा तो इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा, कंपनी में करना तो पड़ेगा ही। तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, जिसके बेसिस पे एएसबी पूरा का पूरा एएस बनाता है। तो सबसे पहले बोल क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है, उससे एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्टडी ग्रुप बनता है, जो स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट लेकर आता है कि ये सोल्यूशन होना चाहिए। इस ड्राफ्ट को हम लोग ओपन करते हैं फॉर कमेंट्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से जो कमेंट्स आते हैं उनको रिव्यू करके हम लोग एक फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाते हैं। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किया जाता है। उन कमेंट्स को कंसीडर करके फिर हम लोग फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, एएस बनाते हैं। फिर इस एएस को फाइनली इशू किया जाता है कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए आईसीएआई। डन है बात। अब ये जो मैंने इतना तुमको ज्ञान दिया है एएस के बारे में, अगर तुमको सच में ये ज्ञान याद रखना है तो अब जब पढ़ा दिया, नेक्स्ट क्लास आने से पहले तुम्हारे एक बार ये ज्ञान रिवाइज हो जाना चाहिए। देख, इंटर में पहला दिन भी तुमको समझाया था व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, योर रिजल्ट विल बी नॉट एज यू एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं बोल रहा हूं फेल ही हो जाओगे, बट तुम्हारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है 500 का था, तुम्हारे आए 400, तो वही कहीं ना कहीं एक फेल के बराबर है कि साला जो सोचे वो तो नहीं हुआ।
है ना, वही तो एक फेलियर के बराबर है तुम्हारे लिए पर्सनल लेवल पे। दुनिया के लिए तुम पास हो, पर पर्सनल लेवल में तुम्हारा दिमाग बोलेगा ना साला बहुत कमाया यार। बहुत लोग तो अच्छा आने के बाद भी यही बोलते बहुत कमाया, वो बात अलग हो गया। बट पर्सनल लेवल में मन में खराब तो लगता है ना कमाया। वो इसलिए लगता है क्योंकि तुमको पता है कि तुमको जितना मेहनत करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए मन खराब हो गया। वहीं अगर तुम पूरा दिन रात मेहनत करके फिर एग्जाम, तो फिर 400 भी आएगा ना, वो देख के आंसू आ जाएगा, इस साल पास हो गए भाई, मेहनत काम आ गया। तो देखिए, अगर कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को समझना है तो मैं सिंपल इतना बोलूंगा, जो पढ़ा रहा हूं घर जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार साथ साथ अभी पढ़ना शुरू कर दोगे, आदत डाल लोगे ना, तो ये आदत बनी हुई रह जाएगी और रोज तुम पढ़ोगे, बिना पढ़े तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं होगा डे। और आदत नहीं आएगा तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को है, तो सैटरडे से पहले कल का फ्राइडे का पूरा डे है आपके पास? किसका नहीं है? क्यों? थर्सडे सैटरडे संडे? मंडे थर्सडे संडे है मेरा सैटरडे नहीं है सैटरडे संडे है मेरा। क्या साला एक क्लास इस बार मेरा गया था, हम खुश हुए, नवनीत का क्लास गया क्या साला, तो संडे को जाना पड़ेगा। ठीक है, संडे को वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तुमसे पूछ रहा हूं, इन्वेंट्री पढ़ना चाहोगे या फिक्स्ड एसेट पढ़ना चाहोगे? इन्वेंट्री या फिक्स्ड एसेट? इन्वेंट्री पढ़ना चाहोगे, चलो अपने S2 स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हो सके तो फाउंडेशन का समरी बुक रीड करके आना। एक वो पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो तुमको ऐसा लगेगा साला फाउंडेशन में भी ये सब पढ़े थे हम लोग। हाँ, नहीं है तो कुछ नहीं करना, आइए ना मजे से। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पढ़ के ही आने से समझ में आएगा, पढ़ के आओगे तो अच्छा समझ में आएगा। और होमवर्क वाइज अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास खत्म होने के लिए मेरे कुछ वर्ड्स आपके सामने आने चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना, जब ये बोलेंगे तभी क्लास खत्म होगा। होमवर्क वाइज कोई होमवर्क नहीं है। इस एएस के जो बैक क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, वो थ्योरेटिकल टाइप के बैक क्वेश्चन है। एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन देख लेना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन देख लेना क्या क्वेश्चन पूछा है। वो सारे के सारे आंसर ऊपर लिखे हुए हैं, अलग से आपको रिटन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। खाली एक बार क्वेश्चन और उसका आंसर देख लेना, तुमको पता है कि नहीं। ठीक है बात। अब इसके साथ क्या है ना, तुम्हारे सिलेबस में आ गए हैं एमसीक्यूज। एक बार मैं देख लेता हूं, कहीं इंस्टीट्यूट के मैट में अगर कुछ एमसीक्यूज है तो हम लोग उसको साथ साथ सलटाएंगे। अभी इंस्टीट्यूट ने अपना एमसीक्यू का कोई मटेरियल निकाला नहीं है। चैप्टर्स के बाद 5-5, 6-6 एमसीक्यूज है जिसको सॉल्व करने बोला है। हिंदी मीडियम नहीं, अपना कौन सा मीडियम है? इंग्लिश। समझ में ही नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन टू एएस में आइए, कुछ नहीं, खाली देखना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है, खाली देखने का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ICAI, नॉन कॉर्पोरेट के लिए ICAI। आंसर हो गया सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाया गया, अच्छे से पढ़ो, बताना। बोथ ए एंड बी। पहला वाला बोल रहा है हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी करके कंपेरेबिलिटी बढ़ाना, नॉन कंपेरेबिलिटी को कम करना मतलब कंपेरेबिलिटी बढ़ाना, और दूसरा बोला रिलायबिलिटी बढ़ाना, ट्रू एंड फेयर। तो बोथ ए एंड बी। It is essential to standardize the accounting principle and policy in order to ensure all of the above. Consistency, comparability, transparency सब बढ़ेगा जब आप accounting standards लाओगे तो। Which committee is responsible for approval of accounting standard and modification for the purpose of applicability to companies? NAFRA. Which authority, which committee? Committee is NAFRA. Ministry of Corporate Affairs is a ministry. वो कोई कमिटी नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज है। उसके अंदर एक बॉडी बनाया हुआ है नाफरा, जिसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन वगैरह देखना। ग्लोबल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट, पढ़ो तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट इधर उधर, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दी थ्री। अरे ये सब तो बेसिक मतलब ज्ञान बोलते ना कि क्यों ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम लोग, हमें बोला ना इन्वेस्टमेंट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आए, रिलायबिलिटी बढ़े, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो वही सब है, ऑल ऑफ दी थ्री। तो देख हमने आंसर क्या बोला, पहला वाला का C D A D, CCDAD,
एक में डी बी डी है, एक बार देखूंगा नंबर 4, पहले सी सी डी डी दिख गया। अब एक बार वापस पढ़, क्या बोला, कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल, एमसीए इज नॉट अ कमिटी, नाफरा होगा, क्या होगा, नाफरा। ये आंसर गलत दिया गया, बाद में चेंज कर दे आईसीआई, ये नाफरा होगा। कमिटी इज नाफरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज नॉट कमिटी, इट इज द मिनिस्ट्री विच इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नहीं होगा, नाफरा होगा। डन। ये हो गया तेरा कौन सा वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिए क्या, किस पर क्या अप्लाई होगा, आइए करते हैं, हड़बड़ी नहीं। बेच दूंगा दीपक एंड ऑनलाइन वेरी गुड। अर्जुन आंसर कर रहा हूं तुम्हारा। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 whose turnover exceeds rupees itna but does not exceed 250 in the immediately preceding accounting year is classified as level 2। 250 का 1/5 50, तो अगर 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो फिर आप लेवल 2 में जाओगे, तो आंसर इज 50 करोड़, आंसर सी। लेवल 2 में टर्नओवर 50 और बोरोइंग 10, 250 का 1/5 50 और 50 का 1/5 10, तो 50 और 10। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट, ये गंदगी कौन सा एप्लीकेबल नहीं है टू अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, लेवल 2 17, 317 एप्लीकेबल नहीं है, तो 17 इज द आंसर। All non-corporate entity engaged in commercial industrial business activities whose turnover exceed 250 crores in the immediately year are classified as level 1। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो आप किस में जाओगे, लेवल 1 में। All non-corporate entities engaged in commercial industrial activity having borrowings in excess of 2 crores but does not exceed rupees 10 crores at any time, बोलो किसमें, लेवल 3। लेवल 3 में बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम, तो अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो आप किस में जाओगे, लेवल 3 में। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी मीन्स अ कंपनी, हर बड़ी मत पढ़ना, गलती हो जाएगा। इस एसएमसी का पूछ रहे हैं, एसएमसी अ कंपनी विच मे बी अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, नहीं, एसएमसी कैनॉट बी अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। Turnover does not exceed rupees 250 crores in the immediately preceding accounting year। अगर टर्नओवर आपका 250 करोड़ से नीचे, 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से नीचे है तो आप एसएमसी हो सकते हैं, बी सही लग रहा है। Whose turnover does not exceed rupees 50 crores in the immediately preceding financial year। सर 50 नहीं 250 था, तो अगर 250 तक है तब वो एसएमसी है। फिर उसके बाद बोला उस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आंसर होगा बी, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पहला बोला था लिस्टेड नहीं हो, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो, टर्नओवर लास्ट ईयर का 250 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, बोरोइंग लास्ट ईयर का 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो एट एनी टाइम, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए नॉन एसएफसी की, यही बोले थे। तो टर्नओवर कौन सा होगा, 250। तो हमारा आंसर देख क्या है, सी बी बी सी बी, सी बी बी सी बी। समझ गया कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जो अभी ये क्वेश्चन देखे ना, टर्नओवर इतना, ये इतना, मैं बोला ना एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क का, वो एमसीक्यू है। अब ये सब 5 मार्क में ऐसे भी नहीं पूछेगा, उनको पूछना होगा तो 1 या 2 मार्क का एमसीक्यू डाल देगा, बताइए ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, एसएमसी है, नॉन एसएमसी है। तो एक बार देखा हुआ होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब एक बच्चे का एक क्वेश्चन आया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर। सर टाटा ग्रुप है एक, उसकी एक सब्सिडरी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, है ना, टाटा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। उस कंपनी को सर इंड एस फॉलो करना है क्या? अभी देखो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में क्या सीखे, इंड एस अभी तक लागू। ये कंपनी जब अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एएस पे बनाएगी, बट क्योंकि कंसोलिडेशन ग्रुप में होगा, ग्रुप में, और जिस ग्रुप में इंड एस फॉलो हो रहा है तो सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस पे बना के देना पड़ेगा। यानी इंटरनल पर्पस के लिए ये इंड एस फॉलो करेंगी, बट जो स्टेक होल्डर को देंगी वो एएस वाला ही देगी।
समझ रहे हैं मेरा बात? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, इंड एएस फॉलो नहीं करना, एएससी फॉलो करना है, ऐसा बोला गया, तो स्टेक होल्डर को तो एएस वाला ही मिलेगा, बट इंटरनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन हमको इंड एएस का चाहिएगा, क्योंकि बाद बाकी सारी कंपनी इंड एएस फॉलो कर रही है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम कब आता है? जब एक ग्रुप के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी हो। तो इन दैट केस अगर ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है, तुमको पूछे बताओ इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना है, तुम बोलो एएससी करना है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, जो कंसोलिडेशन करना है, उसके लिए आपको क्या फॉलो करना होगा? इंड एएस से बना के देना होगा। तो सर घुमा फिरा के तो करना ही पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है, नहीं करेंगे तो आपके जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा आपको इंड एएस करना पड़ेगा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं? तो ये करना पड़ता है रियल लाइफ में, बट ये सब चीजें ना फाइनल में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर अगर कोई बैंक है और वो लिस्टेड कंपनी है, बैंक है लिस्टेड कंपनी, हम लोग बोले थे बैंक को अभी क्या फॉलो कर रहे हैं? एएस। लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई मतलब? वैसे बैंक्स नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज के फर्म में ही बनते हैं, बड़े एंटिटीज होते हैं। तो बैंक्स के केस में आप लिस्टेड हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो अभी तो आपको एएस ही फॉलो करना है, इंड एएस आप पर अप्लाई नहीं करता। यानी वो लिस्टेड वाला बात जब आप बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी नहीं हो तब होगा। अगर आप ऑलरेडी बैंक हो तो आपको उधर देखने का दरकार नहीं है। तो बैंक के लिए रोड मैप यही है कि अभी उनको एएस ही फॉलो करना है, उनको इंड एएस फॉलो नहीं करना है। बोलो डन है? क्लियर? पक्का? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग AS2 के साथ। आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 लाना है, कोई कॉपी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। वॉल्यूम 1 के अंदर ही पढ़ेंगे, वहीं लिखेंगे, वहीं क्वेश्चंस करेंगे। तो खाली वॉल्यूम 1 लाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मार्क PDF भेज दूंगा दीपक।